हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके मन में कुछ विचार आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि सर क्या अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ तो भी क्या ये वीडियो मेरे लिए रिलेवेंट है। तो आपका जवाब है हाँ। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल रिलेवेंट है। बट हाँ, अगर आप मल्टीपल टाइम पढ़ के आए हो कहीं से, आप जहाँ पे भी ऑफलाइन क्लासेस करते हो, आप भी मेरे से पढ़े हुए हो, तब तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट फर्स्ट टाइम वालों के लिए भी है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो ये नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी एनोटेड नोट्स आपको मिल जाएगी ऐप के अंदर, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड करना है, सीबीएसई के सेक्शन में जाना, वहाँ पे क्लास 12 की नोट्स मिल जाएगी, वहाँ पे एनोटेड नोट्स को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बाकी जो बातें हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। ये चैप्टर छोटा है, ओके, 7 पेजेस का है मात्र, मेरे मेरे ये नोट्स के हिसाब से। ऑब्वियस सी बात है 7 पेजेस में है। काफ़ी ऑब्वियस चैप्टर है, मतलब चीज़ें जो तुम इसमें पढ़ोगे तुम्हें ये फील होगा कि तुम्हें सब चीज़ें आती हैं, ओके, जो क्योंकि तुमने क्लास 11 ऑलरेडी पढ़ रखा है, ओके। तो उसके हिसाब से सिंक्वेंस में चलेंगे। बट हाँ, हर एक चीज़ में तुमको बताऊंगा, तुम्हें अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट जब बेटा पढ़ने जा रहे हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब तो समझ लो। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब बेटा, हम लोग बिजनेस, देखो बिजनेस जो होता है ना बेटा, वो एक सोसाइटी में रहता है। तो उसके आसपास की इन्वायरमेंट कैसी है, ठीक है, वहाँ के आसपास के लोग कैसे, वो कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, ओके। जैसे कि अभी एग्जांपल लेंगे, आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का। आपने नाम सुना होगा मैकडी का, ठीक है ना, मैकडोनल्ड का नाम सुना है ना। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बर्गर बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा, बर्गर्स बनाते हैं, ओके। यूएस की ब्रांड है, यूएसए की ब्रांड है, ओके। अब बर्गर जो होता है ना, इसमें बीफ मिलता है, ठीक है ना, जो गाय वगैरह का मांस होता है वो इसमें यूज़ किया जाता है बर्गर बनाने के लिए, जब बर्गर की पैटीज होती है। अब जब मैकडी इंडिया में आया तो इंडिया में इन्होंने सोचा कि हम लोग बर्गर बेचेंगे, ओके। जो यूएसए का कल्चर था सेम ये बीफ वाला कल्चर लेकर के आए थे इंडिया में बर्गर के लिए। अब जब इंडिया में बर्गर को बीफ के साथ लेकर के आएंगे तो इंडिया वालों ने बहुत ज़्यादा अपोज किया, कोई नहीं खरीदने वाला इनका, ओके। क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में लोग नॉनवेज के नाम पे मैक्सिमम चिकन और मटन खाते हैं, ओके। कुछ लोग लाइक मेरे तरह जो प्योर वेजिटेरियन है, ये मंगल ट्यूसडे, ऐसा नहीं है कि ट्यूसडे और सैटरडे को खाते हैं या फिर अंडा बस खाते हैं, नहीं, प्योर मेरे तरह भी कुछ वेजिटेरियन लोग हैं जो बिल्कुल ही ये सब चीज़ें नहीं खाते। तो एक मैकडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि मैकडी जो यूएस में था वहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल है, बट वो इंडिया में नॉर्मल नहीं है। इंडिया वर्ल्ड में देख सकते हो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेजिटेरियंस पाए जाते हैं। अब एक मैकडोनल्ड के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज बन के आया कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि इंडिया जैसे मैसिव मार्केट को हर कोई टैप करना चाहता है, हर कोई इसके बेनिफिट्स को लेना चाहता है, और ये मैकडी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। देन मैकडी ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, ये जो बर्गर का जो पैटी होता है वो बीफ से बनता है, हम लोग क्या करते हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं आलू से। किससे? आलू से। अब इसको हम लोग बना देते हैं आलू की टिक्की, क्योंकि इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट किया करता था ना, आलू की टिक्की है, ओके। आलू की टिक्की बना दिया। अब इससे जो वेजिटेरियन है वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ओके, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, ओके। मतलब, और आलू की टिक्की यूज़ किया, कई जगह नॉनवेज वाले में तो चिकन की जो गोश्त होते हैं उसकी टिक्की वगैरह यूज़ करना स्टार्ट किया। मतलब कि जो इंडिया की जो डेमोग्राफिक थी, जो इंडिया का लोग जो बीफ को अपोज कर रहे थे, वो अब इनको आराम से एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरीके से मैकडी इंडिया में आया। एंड बर्गर किंग भी जब पीछे पीछे इंडिया में आया तो बर्गर किंग ने भी यही चीज़ को फॉलो किया, ओके। आप पिज़्ज़ा में भी देखोगे तो टॉपिंग्स जो डलती है उसमें भी तुम देखोगे बीफ वगैरह का यूज़ होता है, डोमिनोज जो बनाती है। लेकिन इंडिया में जब ये टॉपिंग्स डालते हैं तो इसमें आप पनीर देख सकते हो वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको उसमें देखने को मिलता है चिकन वगैरह डाल के देते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि बेटा एक बिजनेस को उसकी इन्वायरमेंट कितना इम्पैक्ट करती हैं, ओके। आप किसी जगह पे बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे इन्वायरमेंट कितना ही मैटर करेगा। जहाँ पे इंडिया में लोग बीफ नहीं खाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप बिजनेस नहीं कर सकते अगर आप बीफ बेचना चाहते हो तो। समझ में आ रहा है? तो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया मैकडी का, जिससे आपको समझ में आया कि सर ये इन बिजनेस इन्वायरमेंट का कितना बड़ा रोल होता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना होता है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो अपन समझते हैं सर बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही, ये बोलते हैं ना वो लप्पू सा टॉपिक मान के चलते हैं। तो ये लप्पू सा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से मैं पढ़ाऊँगा और आशा करूँगा कि आप भी प्रैक्टिकल अप्रोच से ही समझें,
इस वजह से मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने, और ये भी प्रैक्टिकल हुबहू एग्जाम्पल है। अगर तुम कभी यूएस जाओगे या फिर कैसे कुछ भी ऐसे कंट्री में जाते हो, जापान वगैरह में, तो वहाँ पे तुमको आलू टिक्की बर्गर नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पे तुमको आलू के नाम पर बस फ्रेंच फ्राइज खा सकते हो, और वही खा के ज़िंदगी गुजर करनी पड़ेगी। तुमको हर जगह बीफ देखने को मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते अपन समझते हैं मीनिंग से। देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो फोर्सेस, ठीक है, आसपास की जो इन्वायरमेंट है, वो फैक्टर या फिर वो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन जो हम आउटसाइड है हमारे बिजनेस के कंट्रोल के। मैकडी ऐसा नहीं है कि मैकडी आई देखी लोग बर्गर नहीं खाते तो लोगों को बोलती है अरे भाई तुम लोग ये बीफ क्यों नहीं खा रहे हो, खाना स्टार्ट करो, हम बेचेंगे कैसे, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि जो लोग हैं उनकी जो सेंटिमेंट्स है वो मैकडी के बियॉन्ड है, उनके कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो खुद को बदल सकते हैं, मगर जो सोसाइटी है उनके लिए नहीं बदलेगी। अभी लास्ट लेक्चर में जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने एयरटेल वर्सेस जियो का एग्जांपल दिया था, जहां पे बताया था कि एयरटेल ने मार्केट को अडेप्ट किया। जब जियो आया, फ्री में सबको टेलीकॉम सर्विसेज देने स्टार्ट कर दी जियो ने, तो एयरटेल ने उससे बाउंस बैक करने के लिए एयरटेल ने भी अपने प्राइजेस को कम करे। मतलब एयरटेल को भी पता था कि जो हमारी इन्वायरमेंट है वो बदल चुकी है, और लोग हमें ऐसा नहीं कि अब हमें 200 रुपये देंगे वो 1 GB इंटरनेट 28 दिन के लिए, 2G के लिए नहीं, हमें अब 4G देना पड़ेगा, बट उससे बहुत कम प्राइस पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बोला गया कि वो फोर्सेस, वो चीज़ें जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, क्या है, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, ओके, बट ये इफेक्ट करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को। क्या करते हैं बेटा, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। अगर आप वैसे चीज़ें नहीं सेल करोगे जो लोग चाहते हैं, तो लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं बाय करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बोले बेटा, तो बिजनेस इन्वायरमेंट वो सराउंडिंग हमारे आसपास की, बिजनेस के आसपास की सराउंडिंग है जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट करती है, ओके। अब जैसे देखो ना, हमारे देश में लोग नॉनवेज के नाम पे, अगेन मैंने बोला ना कि अभी चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, लेकिन तुम जापान में जाओगे वहाँ पे पॉर्क खाते हैं, सुअर का मांस खाते हैं। चाइना तो छोड़ ही दो, चमगादड़ पॉपुलर है वहाँ का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे देश में क्या होती है, हमारे देश में जैसे तुम आगरा जाओगे तो आगरा की पेठे काफ़ी मशहूर है, ओके। आप बिहार जाते हो तो आप लिट्टी चोखा खाने को मिलता है, आप राजस्थान जाते हो तो आप दाल बाटी चूरमा देखने को मिलता है, आप यूपी में जाते हो, बनारस जाते हो तो आप मलइयो रबड़ी सब देखने को मिलता है। लखनऊ की अलग चीज़ें हैं, हैदराबाद जाते हो वहाँ की बिरयानी देखने को मिलती है, चाइना जाते हो वहाँ चमगादड़ स्पेशल है, कहीं मगरमच्छ का सूप मिल रहा होता है। तो वहाँ पे अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो वहाँ पे अगर तुम जा करके बेटा सोचोगे कि हम कुछ अच्छा सा दाल बाटी चूरमा बेचे, तो उनको नहीं जमेगा, वो चमगादड़ चाहिए उनको। हमारे देश में है तो हमारे देश में भाई सादा खाना खाते हैं, चमगादड़ थोड़ा एडवेंचरस, हम लोग थोड़े कम है, ठीक है। तो समझ में आया ना कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब वो सराउंडिंग हमारे आसपास का जहाँ पे हमारा बिजनेस क्या होता है बेटा, एडजस्ट करता है। क्लियर है। अब देखो 10 इकोनॉमिक, अभी कौन कौन से इन्वायरमेंट हो सकते हैं सर। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सर, वहाँ के लोग कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, वहाँ की परचेसिंग पावर कितनी है, उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। मान लो वो देश बांग्लादेश जैसा है, ईरान जैसा है, या फिर कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है, या पाकिस्तान जैसा है जहाँ पे बहुत कुछ नहीं है, तो वहाँ के जो बेसिकली बिजनेसेस है ना उसके हिसाब से वो चलेंगे। जैसे पाकिस्तान की मैं बात बताऊँ, अभी तुमको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ इकोनॉमिक का, बस मुझे 1 सेकेंड दो। बस 1 मिनट देना, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ओके। और इंडियन बाइक्स 2025, हाँ जी। अब मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखना, तुम्हें सब कुछ समझेगा। अरे कहाँ गया, हाँ जी, मैं स्क्रीन से हट चुका हूँ, ठीक है। अब देखो तुम्हें दिखाई देगा इंडिया में कौन कौन से बाइक्स चलते हैं। अभी देखोगे 2025 में तो देखो ये सुजुकी का एक्सेस है, पल्सर है, ये टीवीएस का है, ये होंडा का SP125 है, ये ग्लैमर है। देखो कि इस टाइप के बाइक्स हमारे पास चलते हैं। होप सो आपके घर पे भी एक्टिवा वगैरह होती है, जनरली स्कूटर वगैरह में तो ऐसे ही रहता है। 2024 का भी देख लो, रॉयल इनफील्ड जो बुलेट है ये आपको देखने को मिलता है। अब यही हम लोग पाकिस्तान में चलते हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है।
अब देखो पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान में देखोगे 2025 की मॉडल में गाड़ी देखोगे, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं 2025 की मॉडल वाली गाड़ी में दिखाऊं तुम्हें, ओके, तो देखो 2025 में लेटेस्ट गाड़ी है भाई साहब। देखो ये कोई थंबनेल बना के रखा है, 2025 की सुपर स्टार SS 70 सीसी बाइक है। ये जो हम लोग के देश में शायद 1960 1950 में इस्तेमाल किया जाता था, ये गाड़ी है। अब सबसे खूबसूरत बात ये है कि बेटा इसमें भी जो गाड़ी है ना, ये भी होंडा बना रही है। ओके, जैसे कंपनी के नाम क्या है, आई थिंक नाम भी विजिबल नहीं है। अच्छा, होंडा में लिख देता हूँ ना, डायरेक्ट तुम्हें दिखाई देगा। होंडा पता ना, जापानीज कंपनी है। तो देखो मैं होंडा दिखाता हूँ। ओके, अब देखो ये होंडा की गाड़ी है। देखो होंडा की गाड़ी, यहाँ पे तुम्हें लोगो दिख रहा होगा, राइट। ये देखो 2025 की मॉडल है, मतलब 2025 जो हम लोग जी रहे हैं इसमें, इसकी मैं बात बता रहा हूँ। खुल जा, अरे यार ऐसे ही हरकतें करते हैं ना ये। खुल जा, खुल जा। देखो ये 2025 की मॉडल है। ओके, अब मैं तुम्हें इंडिया की दिखाता हूँ 25 की मॉडल। अगर SP 125 तुम देखोगे ना, ये इंडिया की गाड़ी है। ये जो रुको, SP 125 इंडिया में चलता है ना। देखो ये हमारे देश में SP 125 काफ़ी पॉपुलर है, और होंडा की गाड़ी 125 सीसी में इंडिया में। अब तुम्हें समझ में आएगा कि इंडिया और पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बताता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर अभी बहुत ज़्यादा कम है इंडिया से। हाँ आई नो, लतखोर हैं, जूता खाने वाला काम करते हैं, मार खाते हैं, बार बार मार खाते हैं, फिर भी मोटी चमड़ी है, सब बातें बराबर है। लेकिन ये इकोनॉमिक स्थिति में भाई है भिखमंगे। अब आई नो तुम्हें समझाने के चक्कर में मैंने उनकी रैगिंग ले ली, बट अलग बात है, लेकिन इकोनॉमिक समझ में आता है। दूसरी सोशल, वहाँ की लोगों की सोशल सोच क्या है, ठीक है, वो लोग किस चीज़ पर खर्च करना चाहते हैं। फिर पॉलिटिकल, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है। कोई भी बिजनेस आदमी कहाँ पे जाके करेगा जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तुम कभी नॉर्थ कोरिया में जाके बिजनेस करना चाहोगे? नहीं। सोचो ना, एक बहुत ही एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। तुम इंडिया के बाहर जाना चाहते हो, अगर मैं किसी बच्चे से अगर पूछूं कि तुम्हारा बेटा ऐसा जगह बताओ जहाँ पे तुम जाके रहना चाहते हो, वो हो सकता है स्विट्जरलैंड बोले, यूरोपियन कोई कंट्री बोले, या फिर वो खुद का कंट्री इंडिया बोल दे, ओके, या फिर US वगैरह, कनाडा वगैरह बोले, लेकिन कभी वो नॉर्थ कोरिया नहीं बोलेगा। कभी ये बोलेगा कि हम अफ्रीका की लीबिया में रहना चाहते हैं, युगांडा में रहना चाहते हैं, नहीं बोलेगा कभी। क्यों? क्योंकि सर वहाँ की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो बहुत सही नहीं है। ओके, फिर टेक्नोलॉजिकल देखोगे ना, लोग टेक्नोलॉजी से जो प्यार करते हैं, जो थोड़ा टेक से भी लोग हैं, वो देखोगे थोड़ा एक्साइटेड होते हैं कैलिफोर्निया US को लेकर, जिसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि कहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस है कि नहीं है। सबसे इसका एग्जांपल बताऊँ, चलो मैं समझाता हूँ। ये हाँ, ये मान लो एक कंट्री है, या फिर कंट्री क्या है हमारा, फिर से पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान हमारा काफ़ी क्यूट सा, थोड़ा सा C कैटेगरी वाला कंट्री है। ओके, पाकिस्तान, ध्यान देना, इस बात को समझना है ध्यान से। हाँ, इस कंट्री में इंटरनेट कुछ जगह पे ही है। लेट से ये एक जगह A है, एक जगह B है। ओके, कुछ जगह इंटरनेट है, बाकी जगह ब्लैकआउट है। इंटरनेट उतनी नहीं है, वो 2G जमाने वाली इंटरनेट है। बेसिकली जैसे इंडिया में हम लोग हर जगह इंटरनेट यूज़ करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। अब मान लो यहाँ पे कोई कंपनी है, लेट से कंपनी Z लिमिटेड है, Z लिमिटेड है। अब ये फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है, फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। क्या ये कर पाएगी? जवाब है नहीं। क्यों सर? क्योंकि जब कंट्री में लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है, या फिर इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ही नहीं है, तो ये ऐसे ऐप्स वगैरह काम ही नहीं कर पाएगी। जैसे जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ऐसे जो ब्रांड्स हैं काम नहीं कर पाएंगी। तो ये बिजनेस के लिए ये जो टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज है वो दिक्कत देगी। तो इसलिए बोला गया है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है और ये रोल प्ले करते हैं। समझ में आया? अब आगे बात करता है लीगल, क्या गवर्नमेंट उस चीज़ को परमिट करती है कि नहीं करती है। जैसे इंडिया में यार ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में हम लोग गाय को माता मानते हैं, तो आप कोई भी बंदा हो गाय को अगर मान लो उसकी गोश्त वगैरह बेचता है तो हम लोग इंडिया में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इंडिया के बाहर ये कॉमन है। ओके, कई चीज़ें जो होती है इंडिया में लीगली अलाउड नहीं होती है। जैसे यहाँ पे अल्कोहल कई स्टेट्स में अलाउड नहीं है, जैसे गुजरात, बिहार ऐसे जगह पे अलाउड नहीं है, बट इंडिया के बाहर देखोगे अल्कोहल कई कंट्रीज़ में US वगैरह में बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोग आराम से कंज्यूम करते हैं। फिर वहीं बोलते हैं सट्टेबाजी वाला गेम जो होता है, गैम्बलिंग्स होते हैं। जैसे USA में लास वेगास करके एक जगह है, वहाँ पे भाई साहब यही सब चीज़ है ही, वो तीरथ है, मतलब उस जुआड़ियों का वो
ठीक है ना, लास वेगास। लेकिन इंडिया में देखो MPL, ऐसे न जाने कितने माई सर्कल ऐप जो ये IPL के समय में काफ़ी ज़्यादा सट्टेबाजी को प्रमोट करते थे, इन सबको बैन कर दिया गया है अब इंडिया में, ये गेम्स अलाउड नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो MPL जैसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे Dream11 जैसे हैं, उनके लिए वो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लीगल इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। उसके बाद अदर फोर्सेस भी होते हैं बेटा। ओके, मार्केट में तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, जैसे जियो एयरटेल का केस अच्छा से मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पता है अब, विच ऑपरेट आउटसाइड द बिजनेस इंटरप्राइजेज, जो बिजनेस के बाहर काम करते हैं बट ये बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट सर मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है, लेकिन उनका कोई भी ऑर्डर, कोई भी कानून बनाना, वो हमें इम्पैक्ट डालेगा। समझ में आया? आगे बात करते हैं। ऑल दो दिस इन्वायरमेंट फोर्सेस एग्जिस्ट आउटसाइड द इंटरप्राइजेस बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस इंटरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मान लो गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज कर देती है, गवर्नमेंट में थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय, जिससे चीज़ें महंगी हो जाती है। अभी अमेरिका वर्सेस इंडिया चल रहा है ज़्यादातर, अमेरिका वर्सेस इंडिया दिखाई दे रहा है, जिसमें ट्रम्प चचा बोलते हैं इंडिया पे हम लोग 100% टैरिफ लगा देंगे। इसका मतलब पता है? चलो मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ मतलब समझाने की, ध्यान देना। ये अमेरिका वर्सेस इंडिया में जो ट्रम्प है, ये जो बार बार बोलता है कि हम लोग इंडिया पे टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, क्या इसका मतलब असल में क्या है, इस चीज़ को ध्यान देना। टैरिफ लगाने का ये मतलब है क्या, ध्यान दो। ये क्या करता है, इंडिया है हम लोग का, ठीक है, इंडिया है, ध्यान देना, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब मान लो इंडिया क्या करता है, कोई भी चीज़ USA में बेचता है, तो मान लो 100 रुपये का है। ओके, USA का जो मर्चेंट है इस पर 20 रुपीज़ का क्या करता है बेटा, प्रॉफिट डालता है। क्या करता है, 20 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट डालता है, जिसमें ये USA में कितने का मिलता है, 120 रुपये का। अब ध्यान देना, चूंकि ये इंडिया है, इंडिया में इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इंडिया में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये लोअर रहेगी, क्योंकि इंडिया में क्या मिलता है, चीप लेबर मिलता है। ये सब इकोनॉमिक्स के टीचर या मैम ने पढ़ाया होगा, अगर मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो तुम्हें ये सब चीज़ें पता होगी। ओके, तो जहाँ पे इंडिया में चीप लेबर मिलता है, हम लोग ज़्यादा लेबर इंसेंटिव टेक्निक के प्रोडक्शन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो हम लोग की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होती है, बहुत कम होती है। अब USA में सेम चीज़ 120 में मिल जाती है, अगर सेम चीज़ को अगर USA में प्रोड्यूस करते तो हो सकता है वो 250 रुपये का पड़ता। ठीक है ना, यानी कि डिफरेंसेस तो है सर, डिफरेंसेस तो प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लगभग कितने मिल रहा है, 80 और 50, यानी 8 5 13, 130 रुपये का आपको डिस्काउंट, मतलब डिफरेंसेस देखने को मिल रही है। अब एक US का नॉर्मल सिटीजन वो इस चीज़ को परचेज करना चाहता है। अब हमारे आए ट्रम्प जी, ठीक है ना, ट्रम्प चचा आए, अब ये बोले कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये ट्रम्प जो है ये बोलता है कि ऐसा नहीं चलेगा। ओके, अब इस रकून डॉग का क्या कहना है, ध्यान देना। इनका कहना है कि इंडियंस क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को 120 रुपये में लाके हमारे देश में बेच देते हैं, जिससे जो हमारा आम USA का जो नागरिक है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि सस्ता होने के कारण ये लोग इंडियन मेड प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 120 रुपये का प्रोडक्ट है, हम लोग क्या करेंगे, इस पर 100% रुपीज़ का क्या करेंगे, इस पर टैरिफ लगा देंगे। क्या करेंगे, टैरिफ लगा देंगे। मतलब कि सर 120 रुपये है तो 120 रुपये ही इस पर अलग से टैक्स लग जाएगा, जिससे ये प्रोडक्ट की प्राइस 240 हो जाएगी। यानी कि अब ये 250 और ये 240, अब ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं, ठीक है ना। और इस पर टैक्सेस कम कर देंगे, जिससे लेट से ना ये 240 हो गया हमारा इंडियन प्रोडक्ट, और ये अमेरिकन प्रोडक्ट हो सकता है टैक्स कम कर देंगे इस पे, तो हो सकता है ये 220 रुपये का हो जाएगा। यानी जो अभी तक इंडियन प्रोडक्ट जो लोग खरीद रहे थे, अब वो USA का प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये सिर्फ टैक्स के कारण इसका घोटाला हो गया, समझ में आया। तो यहीं पे ये चीज़ को बोला जा रहा है, कहाँ गया, यहाँ पे इसी चीज़ को बोला जा रहा है बेटा कि देखो, टैक्स अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट चीज़ें क्या होती है, महंगा हो जाएगा। और इसमें अमेरिका वर्सेस इंडिया का मैंने बताया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मे टेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट।
अब सर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होती है वो एक ऑब्सोलेट हो जाती है। इसका क्लासिक एग्जांपल लीजिए, फिर से मैं समझाऊंगा एग्जांपल से, बहुत मस्त आएगा, मज़ा आएगा। हर एक चीज़ का एग्जांपल मेरे पास है, डोंट वरी। क्या हुआ, जब मैं 2016 में स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, आई वॉज इन स्कूल, मेरे पास ना, मतलब 2014 की बात है, मैं 4 साल, मतलब 2010 से 2014 तक 4 साल पेरेंट्स के सामने रोता था कि प्लीज़ मेरे को पर्सनल फ़ोन दिला दो ना प्लीज। और पापा का कहना था नहीं नहीं दिलाऊंगा। 2016 का 14 की आसपास का समय मुझे याद है, तारक मेहता पे एक एपिसोड आया था जिसमें टप्पू, जो टप्पू सेना होती है, उनको फ़ोन दिलाया जाता है। काफ़ी पॉपुलर एपिसोड था, तो उस समय मैंने भी ठान लिया कि नहीं, मेरे को फ़ोन चाहिए। एंड पापा ने क्या बोला कि बेटा, हम लोग का इंडियन पेरेंट्स का ब्रह्मास्त्र, कि एग्ज़ाम में अगर तेरे इतने आ गए तो दिला दूंगा। अब पीपल लाइक मी जो ठीक ठाक परसेंट 80% के आसपास लाता था, उसके लिए 90% बहुत कठिन था। तो पापा ने मेरे को बोला कि 90% लाएगा तो तेरे को फ़ोन मिलेगा। अब लुक वाट मैंने क्या किया होगा, नॉर्मल बच्चा रहता तो बोलता ठीक है मेहनत करेंगे 90% लाएंगे, बट मेरे को लग रहा था ये इम्पॉसिबल टारगेट है। उस समय मेरे दिमाग में ये चीज़ था। तो मेरे को पता है कि अभी मैं यहाँ पे तो हूँ भाई साहब, यहाँ पे जाने में चांसेस नहीं है, क्या पता जाऊँ ना जाऊँ, नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, 80% से मैं 30% पे जा सकता हूँ। दिस इज अंडर माई कंट्रोल। एंड आई आस्क्ड टू माई डैड, पापा को बोला कि पापा देखो आपने डील दिया कि 90% लाओ तो फ़ोन मिलेगा, यही ना। पापा बोले हाँ बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बोला कि उससे कम लाऊंगा तो आप फ़ोन नहीं दिलाओगे, ठीक है। लेकिन मैं बोला ठीक है पापा, मैं 80% तो लाया हूँ, इसके ऊपर अगर 1% भी कम होगा आप दिलाने से मना कर दोगे, मैं मेहनत करूँ यार, जो भी है एक काम करता हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, पेपर ही छोड़ देता हूँ, कुछ कुछ लिख छोड़ाऊँगा इससे मैं फेल हो जाऊँगा, फ़ोन नया सही तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, जाके दोस्तों के साथ मैच खेलता हूँ। अब इसको देख करके पापा टेंशन में, बहुत गंदा आइडिया है, ठीक है तुम लोग ट्राई मत करना, पिट सकते हो। मतलब क्या मैं भी पीटा था? नहीं, डांट खाया था, अच्छा खासा डांट खाया था। बट अब पापा को पता चला, लेकिन पापा को पता था कि ये तो है मेरा ही खून, फेल हो जाएगा पक्का ही, कसम खा लेगा, क्योंकि मेरे पापा बताए थे कि मेरे दादाजी के साथ एक बार ऐसा किए थे, तो फैमिली चलता आता है। तो मैंने पापा से सीखा, पापा भी कुछ बोल नहीं पाए, तो पापा काफ़ी रोना गाना करने के बाद पापा ने 2014 महीना कौन सा था यार, मंथ याद नहीं है, खैर माइक्रोमैक्स का कैनवास फायर करके एक फ़ोन था, वो पापा ने दिलवाया। लगभग 7,000 रुपये का ये फ़ोन था उस समय। 7,000 इज़ लाइक अ क्वाइट हाई अमाउंट ना। आज के समय तो चीज़ 30-40 का, 1000 का फ़ोन लोग खरीद लेते हैं, फील नहीं आता उनको। उस समय 7,000 का फ़ोन काफ़ी अच्छा खासा कहलाता था। अब क्या हुआ, ध्यान देना यहाँ पे, अब ये फ़ोन खरीदा है, इतना खुश के पूछो मत, मतलब पागल हो गए अपन। और एग्ज़ाम दिया, काफ़ी टेम्पल रन खेलता था भाई, 68% आया मतलब फ़ोन आने का इस पर असर दिखाई दिया। खैर कोई ना, पापा ने कुछ बोला नहीं, बोला कि फ़ोन हटा देंगे, तुम्हारा छीन के रख देंगे वगैरह वगैरह। बट ठीक है, अगले बार से वापस वो 80% 82% का जो मेरा एवरेज स्कोर था, मैंने उसको रीगेन कर लिया था, क्योंकि मुझे डर गया था कि भाई फ़ोन चला जाएगा। बट दिक्कत कब हुआ, 2016 में आया हमारे देश में जियो। सिर्फ 2 साल हुए थे फ़ोन के। अब देखो मेरे लिए 2 साल, सिर्फ 2 साल है फ़ोन, क्योंकि मैंने इस फ़ोन को 2019 तक यूज़ किया है। ओके, तो मेरा लाइफ का फर्स्ट फ़ोन था, तो मेरे लिए खास भी काफ़ी ज़्यादा था। उस समय माइक्रोमैक्स वॉज ठीक है, क्वाइट गुड कंपनी। अभी तो खैर बर्बाद हो गया सब, छोड़ो। अब 2016 में जियो आया, जो कि ये फ़ोन जो था ना बेटा, ये 3G फ़ोन था। क्या था? 3G का फ़ोन था। और जियो जब आया था, आपको पता ही, डायरेक्टली 4G पे आया था, ये 3G पे नहीं आया था। समझ में आया? अब जैसे ही आया, इन्होंने बोला 100% फ्री। भाई साहब, अब ये सुन के तो मुझ जैसे गरीब की तो कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं एयरसेल का सिम यूज़ करता था।
ओके, जिसमें 17 रुपये में 125 GB का इंटरनेट मिलता था। और अगर मैं 2-4 किलोमीटर घूम लूँ रेगुलर, तो एक कूपन कोड आता था, कूपन आता था स्क्रैच करके, वो अगर 17 रुपये का खरीदते थे तो उसमें 125 GB प्लस 20% ये तुमको डेटा एक्स्ट्रा देखने को मिलता था। मतलब समझ लो ना, 12.5 हो गए, 12 दूनी 24, 25, मतलब वही 25, 150 MB के आसपास आपको देखने को मिलता था। मतलब 25 MB एक्स्ट्रा मिल जाए, इसलिए साइकिल से मैं घूमता रहता था वो कूपन ढूंढने के लिए, क्योंकि कूपन जनरली दुकान वाले नहीं रखते थे, वो फ़ोन से डायरेक्टली रिचार्ज करते थे। और फ़ोन से रिचार्ज में दिक्कत यही होता था कि 125 MB ही मिलता था। जब मुझे पता चला कि जियो आया है, अब तो भाई रात को 2 बजे तक रोना होता था, क्योंकि मेरे दोस्तों के पापा ने तो उसे फ़ोन दिला दिया। मेरा दोस्त था एक अमन नाम का स्कूल में, वो उसके पापा पता नहीं उसको दिला देते, तो हम लोग क्लास का शून्य था भाई, उसको मिल जाता था, पढ़ता नहीं था फिर भी मिलता था। अब हम लोग क्या करें, तो हम लोग बेचारे गरीब संडे वनडे उसके घर जाके उसके हॉटस्पॉट से यूज किया करते थे। बट यहाँ पे पॉइंट जो तुमको पढ़ना है, सर हमारा 3G फ़ोन जो था 4G आने से ऑब्सोलेट हो गया। मतलब जो मेरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, उससे जो मेरा एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो बर्बाद हो गया। और यहीं से माइक्रोमैक्स वगैरह का डेड टाइम स्टार्ट हो। माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, कार्बन, ऐसे जो समय ब्रांड्स हुआ करते थे वो डूबने लगे, क्योंकि जैसे ही जियो आया और 4G आया, वैसे इंडिया में MI, ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड्स भी उस समय एंटर कर रहे थे। और इंडिया में एक बूम आया जहाँ पे फ़ोन्स में अपडेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होने लगे। और वही माइक्रोमैक्स, कार्बन, इंटेक्स जैसे जो कंपनियां हुआ करती थी, वो चाइना से रैंडम सा फ़ोन को रीब्रांडिंग करके वाइट लेबल करके इंडिया में बेच दिया करते थे, जिसमें कोई अपडेट नहीं, कोई सॉफ्टवेयर हेल्प नहीं, कोई मतलब एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं हुआ करता था फ़ोन। और यही रीज़न था कि आगे चल के माइक्रोमैक्स, कार्बन, इंटेक्स जैसे जो ब्रांड थे वो पूरी तरीके से ऑब्सोलेट कर गए। और मार्केट में फिर जो नए प्लेयर्स थे, MI, रियलमी, शाओमी, सारे आ गए। ठीक है, समझ में आया? तो ये पूरी कहानी थी। तो यहाँ पे इस लाइन को मतलब अब समझ में आएगा क्या लिखा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलेट। भाई साहब, माइक्रोमैक्स का जो मार्केट था 3G फ़ोन वाला, वो ख़त्म हो गया। अब वो 3G फ़ोन कौन खरीदेगा? अब 4G बनाने का थोड़ा बहुत इन्होंने लाया, बट उतने अच्छे अपडेट्स वगैरह नहीं थे, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मैटर करती थी, क्योंकि वीवो, ओप्पो, रियलमी तो नहीं था उस समय, मेरे को याद है MI था। तो MI वगैरह फ्लैश सेल में फ्लिपकार्ट पे उस समय मिला करता था, अगर तुम्हें याद होगा, तुम लोग बहुत छोटे रहे होगे, उसमें फ्लैश सेल पे MI आया करता था, जो कि रात को 12 बजे या दिन में 12 बजे फ्लैश सेल लगता था कुछ चंद सेकेंड्स के लिए। उसमें लोग फ़ोन 2-2, 4-4 फ़ोन लेके बैठे रहते थे कि अब आया तुरंत ऑर्डर किया फ़ोन, जिससे फ़ोन घर पे आ जाए MI का। ठीक है, MI की बहुत हाइप थी उस समय एप्पल बोला जाता था, वो चाइना का एप्पल। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि वो फ़ोन्स आने से इनके जो टेक्नोलॉजी जो थी, इनके जो प्रोडक्ट थे, वो क्या हो गए, ऑब्सोलेट हो गए। समझ में आया? चलो अब आगे बात करते हैं चेंजेस इन फैशन। जैसे ही फैशन चेंज होता है, टेस्ट लोगों का चेंज होता है, इससे डिमांड भी जो होता है मार्केट का चेंज हो जाता है। मतलब कि अब जो जो कंपनियां 3G डेटा बेचा करती थी, लाइक एयरसेल, ठीक है, एयरसेल क्या करती थी, 3G की डेटा पैक बेचा करता था। ओके, अब इस कंपनी को 4G का सब कुछ टावर वगैरह लगाने का पैसा ही नहीं था, और 3G लोग खरीदना बंद कर दिए थे, क्योंकि जियो वॉज फ्री। लोग को लगता था अब इतना महंगा मैं सिम खरीदो, उससे बढ़िया फ़ोन ले लो। उस समय जियो ने खुद का फ़ोन निकाला था, एक ब्रांड जिसका नाम था LYF करके। ठीक है, तो लोग ये खरीदते थे। इससे क्या हुआ, एयरसेल जैसे कंपनी या यूनिनॉर जैसे कंपनी, जो टेलीनॉर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है ना, ये सारे बंद हो गए, ख़त्म, गया। मतलब सर कि लोगों का पैशन चेंज हुआ, टेस्ट चेंज हुआ, मतलब प्रेफरेंस चेंज हुआ, और सब चीज़ें ख़त्म, कई कंपनियां बंद हो गई। तो मतलब ये भी देखो बिजनेस इन्वायरमेंट किस तरीके से असर डालता है। समझ में आया? क्लियर है? आगे बात करते हैं, क्या लिखा है, इंक्रीज इन द कंपटीशन इन द मार्केट में रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म। मतलब इसका भी एग्जांपल, ये वही समय था जब इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, आपने नाम सुना होगा, उस समय चला करता था। उसके बाद jobong.com, आई थिंक कुछ ऐसा करके नाम था। ओके, टिंग से लेकर टोंग और डिंग से लेकर डोंग करते थे।
और भी कौन कौन सा वेबसाइट, बहुत सारे थे। अभी तो केवल फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन ही बचा आज के समय में। तो ये लोग जो थे ये आकर के क्या करने लगे, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट्स पे सेल करने लगे, जिससे क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल दुकानदार थे, दिख रहा है, रुको एक मिनट। अब दिखाई देगा तुमको। जो ट्रेडिशनल स्टोर वाले अंकल लोग थे, उनकी बिजनेस क्या हो गई, प्रॉफिट जो उनका हुआ करता था वो बेटा वो रिड्यूस हो गया। समझ में आया? मतलब कि यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है कि कंपटीशन सर बढ़ गया ऑनलाइन वालों के आने के चक्कर में, जिससे क्या हुआ, जो दूसरे बिजनेस थे उनके प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा लेस हो गए। क्या ये बात समझ में आया? देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन आ गया, इनके आने से काफ़ी चीज़ें डिस्काउंट पे मिलने लगी। डिस्काउंट पे आए तो ट्रेडिशनल स्टोर वाले थे, इनकी बिजनेस की प्रॉफिट भी रिड्यूस होने लगी। क्या ये बात समझ में आया? जैसे मुझे याद है, मेरी मम्मी को एक कुकर खरीदना था उस समय, हॉकिंस का। तो मार्केट में जो उस कुकर की प्राइस ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ के आसपास थी, वो फ्लिपकार्ट पे सिर्फ 1400 रुपये में मिल गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी मम्मा ने भी 1400 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, जो स्टोर वाले बेच पाते थे, मम्मी तो ऑनलाइन चली गई। अब ये लोग भी उसके चक्कर में प्राइस कम करें, तो इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन, मान लो कि इनकी कॉस्ट अगर 1000 हुआ करती थी और इनको ये 2000 का बेचा करते थे, तो 1000 का प्रॉफिट हुआ करता होगा उस समय। लेकिन ड्यू टू ऑनलाइन कंपटीशन इनको भी अब 1400 का बेचना है, जो कि 1000 से प्रॉफिट इनका घट के 400 रुपये पे आ जाएगा। तो 600 का ये लॉस हुआ कि नहीं हुआ इनके लिए? समझ में आया? ओके, ये ऐसा हुआ करता था उस समय का कहानी है। चलो आगे बात करते हैं। देखो क्या लिखा है, सिंस इन्वायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस इंटरप्राइजेस को, इट बिकेम एसेंशियल फॉर अ बिजनेसमैन टू डू इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इसी वजह से बेटा ये जो हमारे इन्वायरमेंट है, अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारे इन्वायरमेंट में, वो हम लोग पे इतना ज़्यादा असर डालते हैं ना एक बिजनेसमैन पे, तो बिजनेस पे। इसी वजह से हमें इन्वायरमेंट स्कैनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या सर? इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब यहाँ पे है आपको कान खड़े रखने हैं, आसपास क्या चल रहा है, क्या ऐसी चेंजेस आ रही है जो आपको हार्म कर सकती है, ये सारे चीज़ों को देखना। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस में क्या होता है, एज का मतलब स्ट्रेंथ, खुद की स्ट्रेंथ देखो, फिर देखो वीकनेस क्या है हमारी, फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, आर का मतलब रिस्क क्या है, और टी का मतलब हमारे पास थ्रेट क्या है, हमारे लिए क्या खतरा हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल ले, एयरटेल, जब जियो आया तो एयरटेल के लिए रिस्क था। तो स्ट्रेंथ क्या था सर, कि एयरटेल इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती थी, तो इसके पास एक वेल इनफ अमाउंट में रेवेन्यू आ रहा था, जिससे एयरटेल खुद को इंडिया में जियो से फाइट ले सकता था। वीकनेस क्या था सर, क्योंकि इंडिया का मार्केट चला गया, अचानक 2G 3G में ये काम चला रहे थे, अचानक से 4G में स्विच होना पड़ा इनको, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 4G का वो बिल्ड करना पड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खर्च होता। अगर जियो नहीं आता तो वो होता, बट धीरे धीरे होता, लेकिन जियो आने से रातों रात करना पड़ा। अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई साहब, जहाँ पे दूसरे कंपनियां बंद हो रही है, अब केवल दो ही पार्टनर बचेंगे, मतलब दो ही प्लेयर्स बचेंगे, जियो एंड एयरटेल, तो मार्केट कैप्चर बढ़ेगा। उसके बाद रिस्क क्या है, अगर जियो ने हमेशा फ्री रख दिया तो फिर एयरटेल को दिक्कत हो सकता है। थ्रेट क्या है, कोई फिर ऐसा कंपनी और ना आ जाए जो फ्री में रखने लगे चीज़ों को। तो ये सारे शॉर्ट एनालिसिस है। दूसरा होता है पेस्टल एनालिसिस, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। आई थिंक पेस्टल एनालिसिस तुम लोग में है, लिखा देता हूँ, ध्यान देना। पेस्टल एनालिसिस को भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, बस 1 मिनट देना मुझे। होगा तुम्हारे नोट्स में, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। यही है तुम्हारा पेस्टल एनालिसिस, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्टल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आता है।
पहला होता है पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, ऊपर बताया है तुम लोग को, बट पेस्टल डायरेक्टली नहीं लिखा था, मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना। पहला है पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखिए, फिर इकोनॉमिक फैक्टर को, ये भी बता रखा है। फिर तीसरा है तुम्हारे पास सोशल फैक्टर को, फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को, फिर हमारे पास लीगल फैक्टर्स आते हैं। ऊपर अभी जो समझाया, यही तुम्हारा क्या है बेटा, पेस्टल एनालिसिस है। तो ये भी तुम जानकारी रखना पड़ेगा बिजनेस होने के नाते। क्या ये बात समझ में आई? आगे बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, सर थोड़ा बता दीजिए। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है। इसका मतलब होता है कंप्लीट अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के आसपास क्या चल रहा है। विद द इन्वायरमेंट स्कैनिंग बिजनेस इंटरप्राइजेस कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट इन्वायरमेंट फोर्सेस एंड फैक्टर ऑन देयर इंटरप्राइजेस, कि उनके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आने वाली है, कोई दिक्कत आने वाली है, उसको पहले से हम लोग रेडी रखेंगे काउंटर करने के लिए। जैसे कि कोविड के बाद थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा हो गए, तो लोगों ने मैगी जो आती थी ना, वो होता था मैदे का, ठीक है ना, लेकिन उस समय इंडिया में ट्रेंड चल गया था कि आटे का मैदा यूज़ करेंगे, लोग आटा का नूडल्स यूज़ करेंगे, आटा का नूडल्स यूज़ करेंगे। पतंजलि वगैरह, पतंजलि जैसे ब्रांड काफ़ी ज़्यादा आटा नूडल्स को प्रमोट कर रहे थे। तो इसको देख के मैगी बहुत जल्दी अग्रेसिव हो गया और मैगी ने तुरंत अपना खुद का आटा नूडल्स निकाला, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर सच में निकाला है ना, मेरे को याद है, देखो मैगी का आटा नूडल्स, हाँ जी, आया है मैगी का आटा नूडल्स। आपको इस पैकेट में ऐसे देखने को मिलेगा। अगर तुम सुपरमार्केट वगैरह जाते हो तो तुम देखोगे, ये देखो मैगी का आटा नूडल्स यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा रहता है प्रॉपरली कि हम लोग आटा से बना हुआ नूडल है। देखो इस पे भी देखो मैगी लिखा हुआ है, मैगी आटा नूडल्स, और पता नहीं कौन कौन से है, दिख रहा है ना, ये आटा से बना हुआ है। देखो फाइबर 3, रोटी का ताकत, और मी न जाने क्या क्या बकवास बातें लिखी हुई हैं, रहता हुआ कुछ नहीं है, बट ठीक है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने इतनी तेज इस पर रिएक्ट करा है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल लाइफ में भी कैसे चीज़ें काम करती है। अभी मैंने इतना ही आपको पढ़ाया, लेकिन इन डेप्थ पढ़ाया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो यार मुझे सपोर्ट कर सकते तुम लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ओके, कमेंट पे अपनी फीडबैक देख करके कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ फीचर्स क्या होता है, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो ये सारा बेटा एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते। फिर स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस होती है, जैसे कि लॉ हो गया, लीगल या इकोनॉमिकल, ये सारे। फिर ओनली सर्टेन बिजनेसेस लाइक ए सप्लायर एंड कस्टमर, इनको ही इम्पैक्ट करता है। फिर इंटर रिलेटेड होता है, ऑल द फैक्टर आर कनेक्टेड। जैसे मान लो यूथ लाइकिंग द वेस्टर्न कल्चर इंक्रीजेज डिमांड फॉर द फास्ट फूड। अगर मान लो हमारे देश के लोगों को वेस्टर्न कल्चर पसंद आ रही है, तो वेस्टर्न चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा चलेंगी, ओके। खाना, कपड़ा, वैसे इंटरटेनमेंट की चीज़ें, वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स चीज़ें होती हैं, वो सारे खरीदे जाएंगे। तो ये सारे चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। उसके बाद अनसर्टेनिटी, देखो कि चेंजेस हैपन क्विकली एंड हार्डली टू हार्ड प्रिडिक्ट। ये जो चीज़ें होती हैं, ट्रेंड होता है बेटा, ये प्रिडिक्ट करना हार्ड होता है कई बार चीज़ें, ठीक है ना। फिर इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग एंड सो बिजनेस मस्ट अडेप्ट ऑफ्टन। जो इन्वायरमेंट होता है ना, डायनामिक होता है, यहाँ पे डायनामिक लिखना चाहिए था, ठीक है, आप लोग लिख लेना डायनामिक, ओके। द इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बदलता है, तो आपको उसके हिसाब से अडेप्टेबल होना पड़ेगा। फिर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल द फैक्टर ऑफ अ बिजनेस एंड इवन अ स्मॉल चेंजेस लाइक टैक्सेस इंक्रीज कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट। हल्का सा चेंजेस, टैक्सेस बढ़ जाने से, दिक्कतें होने से उसकी डिमांड घट जाती है। कई ऐसे चीज़ें हैं हमारे देश में ना, जो गाड़ियाँ थी उस पर टैक्सेस इतने ज़्यादा थे कि लोग गाड़ियाँ खरीद ही नहीं रहे थे। तो गवर्नमेंट ने देखो लास्ट मंथ अगस्त में जीएसटी कम किया छोटे गाड़ियों पे, स्कूटर्स पे, जिससे उनकी सेल्स बढ़ सके। जो जीएसटी 28% लगा करता था, वो 5% पे आ गया। और मेरे जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि मैंने जुलाई में ही एक स्कूटर खरीदा था एक्टिवा, जिस पे मैंने 28% जीएसटी दिया था। ठीक 1.5 महीने बाद 25 जुलाई को मैंने एक्टिवा लिया था, अगस्त भी था, सितंबर 22 से 5% जीएसटी हो गया। मतलब लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का, 15 हज़ार रुपये का था मिनिमम, मेरे को नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये है। फिर रिलेटिविटी,
बिजनेस इन्वायरमेंट आर डिफरेंट इन ईच कंट्री और रीजन। साड़ी डिमांड इंडिया वर्सेस यूएसए। देखोगे इंडिया में साड़ी का डिमांड ज़्यादा है, लेकिन यूएस में जाओगे तो वहाँ पे वहाँ के कपड़े अलग चलते हैं। तो चीज़ें रिलेटिविलिटी ज़्यादा कम करती है, मतलब बेसिकली रीजन कंट्री वाइज ये चीज़ें चेंज होती हैं। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं अपन। हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का। तो पहला होता है सर, ये आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटी, या जो पहला मूवर होता है उसको ये एडवांटेज देता है। जैसे जियो को पता था कि इंडिया में यंगस्टर बहुत है, ये लोग इंटरनेट बहुत चलाएंगे, टेक बहुत पसंद है इनको, उन्होंने पहला मूवर एडवांटेज निकाला और सबको पता। फिर जो जियो रिवॉल्यूशन आया, आज आप यूट्यूब पे बैठ के ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसके पीछे भी जियो एक कारण था, क्योंकि जियो अगर सस्ता ना किया होता अपना डेटा पैक तो आज भी शायद 1 GB डेटा 200-250 का ही होता। ठीक है। बाई अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट बिजनेस कैन spot new opportunity and get ahead of competitors. Like Maruti launched small car first and became the leader in the segment. मारुति देखोगे, सुजुकी जो कंपनी है बेटा, वैगन और ऑल्टो, जो बहुत ज़्यादा माइलेज देती है, मेंटेनेंस कम रखती है। अभी मैंने बोला एक्टिवा मैंने लिया, एक्टिवा क्योंकि पता है बहुत लंबा चलता है, इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, प्लस उसके पार्ट्स मार्केट में बहुत आसानी से मिलते हैं, सर्विस बहुत कम लगता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक्टिवा ने देखो ये सब चीज़ें ना होंडा ने आइडेंटिफाई की इंडियन कंज्यूमर को क्या चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने एक्टिवा बनाया और देखो आज मार्केट में एक्टिवा लीडर है। उसके बाद फिर जुपिटर, फिर अन्य जो कंपनियां हैं वो आती हैं, मतलब टीवीएस का जुपिटर आता है। फिर दूसरा आइडेंटिफाई करना थ्रेट अर्ली वार्निंग सिग्नल, जो भी तुम्हारे थ्रेट है, वार्निंग आ रहा है, उसको पहले ही आइडेंटिफाई करके उस पर काम करने लग जाना। इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प करता है बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में, नोटिस कमिंग प्रॉब्लम इन एडवांस सो दे कैन प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड इन टाइम। एग्जाम्पल जैसे मारुति ने इंक्रीज कर दिया था प्रोडक्शन आफ्टर द नोटिसिंग फॉरेन कंपटीटर इंटरिंग इंडिया, जैसे हुंडई और अदर कंपनियां। पहले शुरुआत में क्या हुआ था, पहले सुजुकी, मारुति सुजुकी चलती थी इंडिया में, लेकिन जैसे जैसे 1991 में हमारे देश में एलपीजी आया, और एलपीजी आने के बाद जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है ग्लोबल कंट्रीज, जैसे वोल्क्सवैगन हो गया, टोयोटा हो गया, हुंडई हो गया, और भी न जाने जितने सारे ब्रांड्स हैं, स्कोडा हो गया, वो इंडिया में आने लगे। तो इसको इन्होंने देख करके पहले ही इन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के प्राइस वाइज कम करना, इंडियन कंज्यूमर को सेंटर पे रख के काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। फिर तीसरा था हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज, हेल्प बिजनेस टू फाइंड आउट द राइट यूज, लाइक रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ करना है, जिससे हम लोग क्या कर पाए, मार्केट के डिमांड्स को मीट कर पाए। एग्जाम्पल जैसे टीवी मैन्युफैक्चरर्स नाउ यूज रिसोर्सेज फॉर द एलईडी टीवी, नॉट ओल्ड मॉडल्स। ठीक है, मार्केट में सबको पता है कि पतली वाली ये टीवी चलती है, पुराने ज़माने में जैसे मोटी वाली टीवी आती थी वैसा अब थोड़ी कोई बनाएगा। हेल्प टू एडजस्ट, अडेप्ट एंड रैपिड चेंजेस, बिजनेस इन्वायरमेंट जो स्कैनिंग करते हैं ये हमें ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है, इन सब चीज़ के बारे में बताता है, और उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं इस कंपटीशन में, और हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। जो कंपनी कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं बनाएगा वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कभी नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग नोकिया, एक समय था जब बेटा ना नोकिया हर घर में हुआ करता था, लेकिन जब 2008 में एप्पल आया जहाँ पे लोगों को सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देना स्टार्ट किया, उन्होंने ये एहसास करा दिया कस्टमर को कि नहीं, फ़ोन का मतलब केवल बात करने का सामान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चीज़ है जो एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो नोकिया कस्टमर की प्रेफरेंस को देखे बिना एक ऐसा मजबूत फ़ोन बनाने में लगा रहा जो किसी को सर पे मार दो तो उसका खोपड़ी खुल जाए, और वहीं एप्पल उसको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देना स्टार्ट किया। लोगों ने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को चुना, ना कि बिल्ड क्वालिटी को, और रिजल्ट क्या हुआ, आज के समय में नोकिया मार्केट में दूर दूर तक नहीं है, जो कभी मार्केट लीडर हुआ करता था, और वहीं एप्पल आज के समय में इस मार्केट का सबसे बड़ा लीडर है। इवन बीइंग अ कंज्यूमर, हर एक कंज्यूमर का ऑलमोस्ट ये सोच होता है कि हम लोग कभी ना कभी एप्पल का आईफोन परचेस करें, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में जो चेंजेस हो रही हैं, जो कस्टमर का प्रेफरेंस है, उसको ध्यान में रख के तो चलना पड़ेगा सर। इसलिए मैं भी समझाते हुए तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहा हूँ, जिससे तुम्हें चीज़ें कनेक्ट हो। ऐसा नहीं फील होना चाहिए पढ़ते वक्त कि सर ये कोई रैंडम सा थियरी है और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और बस दैट्स इट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
पांचवा है असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी बनाने में, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। जैसे टूरिज्म बिजनेस प्लान बेटर फॉरकास्टिंग द चेंजेस नीड ऑफ टूरिस्ट। जैसे कि मान लो अभी देखो कि ठंडी की दिन आ गई है, नवंबर का महीना है, अब देखोगे कश्मीर गुलमर्ग वगैरह में टूरिज्म बढ़ जाएगी। लेकिन देखो कि गर्मी के दिनों में आप वैसे जगह पे ज़्यादातर टूरिज्म बढ़ती है जहाँ पे थोड़े बेसिकली कह सकते हो बीच वगैरह, जैसे गोवा वगैरह। खैर वहाँ पे तो हमेशा रहती है, लेकिन देख लो ना, एग्जांपल के लिए अभी लोग ज़्यादातर गुलमर्ग, कुल्लू मनाली ये सब जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं टूरिज्म है वो बढ़ेगा। तो आप ये प्लानिंग वगैरह भी इससे इन्वायरमेंट को स्कैन करके कर सकते हो। इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ इन्वायरमेंट लीड टू द बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव द बिजनेस ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड मार्केट पोजीशन। यह आपके बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी सुधारता है, मार्केट पोजीशन को भी बेहतर करता है। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो डायमेंशंस ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, ध्यान देना। पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इसको एक एक करके बात करेंगे। सर क्या ऊपर हम लोग पढ़ के आए थे? हाँ। तो सर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। तो वही अभी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अभी जिसको पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। इन्वायरमेंट कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब वो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को एक कंट्री के भीतर। जैसे जीडीपी इनकम क्या है, इनकम लेवल क्या है, प्रॉफिट रेट्स क्या है, प्रोडक्टिविटी वहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस कैसा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है तो लोग पैसा कमाएंगे कैसे सर? जब कमाएंगे नहीं तो खर्चेंगे कैसे? जैसे पाकिस्तान में लोग के पास पैसा उतना नहीं है तो फिर जिनके पास पैसा है वो बहुत कम है तो उसमें क्या खरीद लेंगे? वो 70 सीसी बाइक। ठीक है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लेके क्या है, जहाँ की गवर्नमेंट ही टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, वो क्या कर लेगी? ओके। तो यहाँ पे मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी क्या है, ये चीज़ है। जैसे इंडिया में देख लो, गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। आप देखते हो कि मेक इन इंडिया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं। ओके। जिसमें इंडिया में रोजगार पैदा किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, जिससे वो पैसा कमाए और अपने जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा पाए, लिविंग स्टैंडर्ड, सॉरी। एग्जाम्पल, जैसे जीडीपी इंक्रीज होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, जिससे डिमांड बढ़ेगा प्रोडक्ट का। इकोनॉमिक्स बेसिक है। हायर द इन्फ्लेशन मेक द कॉस्ट ऑफ कॉस्टली फॉर बिजनेस। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा तो बिजनेस को का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अभी बताया ना, इन्फ्लेशन बढ़ाने का तरीका क्या होता है। तुम्हारा देश में महंगाई हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कंट्री वॉर में है या फिर कंट्री में अच्छा चीज़ें नहीं है, इंपोर्ट हर एक चीज़ करना पड़ रहा है, वो दिक्कत दे सकती है। लोअर द इंटरेस्ट रेट मेक अ लोन चीपर। अगर मान लो बैंक की इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे पैसा लोग और भी ज़्यादा बोरो कर सकते हैं। ज़्यादा बोरो करोगे तो बिजनेस में लगाओगे, बिजनेस कर पाओगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे तुम्हारे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आते हैं। इन सब पे तुम्हारे एमसीक्यू बनाया जा सकता है सीयूटी जैसे एग्जामिनेशन में, याद रखना इस बात को। गवर्नमेंट चेंजेस लाइक जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट ऑल द बिजनेसेस। जैसे गवर्नमेंट ने इंडिया में जीएसटी लेकर के आया, ठीक है, तो ये भी बिजनेस को इफेक्ट किया। अब इफेक्ट का मतलब हमेशा नहीं कि नेगेटिवली इफेक्ट, मतलब असर डालना। पहले मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे, ओके, लेकिन अब सारे टैक्सेस को जीएसटी के अंदर लेके आया गया, जिससे टैक्स जो सिस्टम है हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो थोड़ा पहले से बेटर सिंप्लीफाई हो जाए और जो कैस्केडिंग इफेक्ट आती है वो ना रहे। अब कैस्केडिंग इफेक्ट वगैरह को मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा, तुम इसके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हो। और स्टिल तुमको लगता है कि सर कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होती है, टैक्स ऑन टैक्सेस क्या होती है, जीएसटी के हट जाने से या हटने के पहले क्या सिचुएशन थी, उसके बाद क्या सिचुएशन है, ये प्रॉपर टॉपिक है जिसको 10-20 मिनट लग सकता है समझाने में, तो या फिर आधे घंटे मान लो। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर तुमको लगेगा कि नहीं सर हमको जानना है, इच्छा है तुम्हारी, तो मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बना करके अलग से प्रेजेंट कर दूंगा तुम्हारे सामने। खैर अभी के लिए जीएसटी हो गया। ब्लैक मनी जो होर्डिंग होता है, पैसे की जो पैसे ब्लैक मनी रखा जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन जैसे पॉलिसीज़ को लाया गया, लेकिन इससे बिजनेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है। बैंकिंग रिफॉर्म्स लाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे एनआरआई, एफडीआई, सेविंग रेट्स,
ट्रेड बैलेंसेस, मनी सप्लाई, इंटरनेशनल डेट ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेटा ये भी बिजनेसेस को इम्पैक्ट करती हैं। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज करके टॉपिक है, आप क्लास 12th में ही इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। बैंकिंग चैप्टर में बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। रेट्स क्या होती हैं, ट्रेड बैलेंसेस, ये सारे इकोनॉमिक्स की टॉपिक है, ठीक है। तो मैं जब इकोनॉमिक्स का मैराथन लूँगा या फिर आपकी रिवीजन लूँगा तो उसमें चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ओके। और मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट से किया है, ठीक है। बिज़नेस मैनेजमेंट से किया है। मेरा कोशिश होगा कि नवंबर, आज देखो यार 20 नवंबर तो होने गया, ओके। तो 20 नवंबर तो आज है। मेरी कोशिश होगी कि नवंबर में बिज़नेस मैनेजमेंट को वन शॉट के फॉर्म में ख़त्म कर दूँ। जैसे ये ख़त्म होगा, दिसंबर में मेरी टारगेट होगी अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स को मैं निपटाना चाहूँगा। अब देखो, तुम्हारा सपोर्ट सब कुछ मैटर करता है यार, प्लीज़ सपोर्ट करना, नया हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो अकाउंट्स निपटाएंगे। उसके बाद मैं चाहूँगा कि जनवरी में, ये जनवरी के मिड तक, 15 जनवरी तक अगर सब कुछ सही चला तो इकोनॉमिक्स का भी मैं सोचूंगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंट्स टारगेट है, ये दो करवा के इन दोनों की मुझे क्वेश्चंस भी करवानी है, क्योंकि अकाउंट्स को तो मैं पढ़ाना ही वाली वो क्वेश्चन के साथ ही होगा, वो तो प्रैक्टिकल है। बिजनेस मैनेजमेंट में मुझे अलग से क्वेश्चंस के भी एक एक सेशन लेने होंगे, ओके। तो ये जो भी होगा आगे, तुम लोग का थ्रू आउट द सेशन क्या सपोर्ट है वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट तुम लोग जितना कमेंट करोगे उतना मुझे पता चलेगा कि तुम लोग चाहते हो देखना, और उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड भी फील करूँगा तुम्हें को लेके, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, वो सोशल वैल्यूज़, जैसे हम लोग इंडिया में गाय का मांस नहीं खाते, सोशल वैल्यूज़ है। कस्टम बिलीव, ट्रेडिशन, हमारे ट्रेडिशन में नहीं है सर। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, पॉपुलेशन क्या है, लोग की एजुकेशन क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, रोल है क्या वुमेन्स का, हेल्थ ट्रेंड्स क्या है, ये सारी चीज़ आती हैं। एग्जाम्पल जैसे फेस्टिवल इंक्रीज कर देता है हमारे देश में स्वीट्स की खपत, मिठाइयाँ बिकती है ना दिवाली वगैरह पे, गिफ्ट बिकता है काफ़ी ज़्यादा। डिमांड जैसे रिजर्वेशन इन जॉब्स, इक्वल पे फॉर अ वुमेन, चेंज इन वर्क फोर्स, ये पीपल वांट लग्जरी आइटम, बेटर एजुकेशन फॉर अ गर्ल्स इन मिडिल क्लास फैमिली, राइस इन फिटनेस ट्रेंड्स, इंक्रीज द डिमांड फॉर अ जिम प्रोडक्ट, ठीक है। आज देखोगे पहले जब जिम बहुत ही रेयर हुआ करता था, लेकिन मेरे को लगता है हर एक मोहल्ले में, हर एक एरिया में आजकल एक जिम तो खुल ही गया है। उसके बाद चेंज इन फूड हैबिट, देखोगे पैक्ड फूड, इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, लिटरेसी रेट ऑल्सो इफेक्ट द बिजनेसेस, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, बिजनेसेस को इम्पैक्ट करती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो मेरा काम है पढ़ाने का, मेरा कोचिंग बिजनेस है, ओके। अब ध्यान देना, लोग अगर पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो मेरी बिजनेस चलेगी नहीं चलेगी, है ना। बिल्कुल वैसा कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल एटीट्यूड क्या है, लोगों का रोल क्या है, अभी बताया। मैकडी का ऊपर एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड लिया था मैंने। फिर तीसरा आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है, ठीक है ना। पॉलिटिकल फैक्टर एंड गवर्नमेंट एक्शंस दैट इम्पैक्ट द बिजनेस, गवर्नमेंट क्या है, बिजनेस को लेके गवर्नमेंट की रवैया क्या है, ओके। इसमें टाइप्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट कितनी स्टेबल काम करती है, क्या वहाँ पे बार बार तख्ता पलट होता है, को होती है। जैसे कि बांग्लादेश में लास्ट ईयर अगस्त में क्या हुआ था, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को अचानक से देश छोड़ के भागना पड़ा, तो ऐसा सिचुएशन तो नहीं है। या नॉर्थ कोरिया टाइप तो सिचुएशन नहीं है, या पाकिस्तान टाइप तो सिचुएशन नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ पे एटीट्यूड कैसा है लीडर्स का, जैसे बिहार वगैरह में लोग बोलते हैं जंगल राज हुआ करता था एक समय पे, वहाँ पे बिजनेसेस रहती थी, लूट लेंगे तुमको, बिजनेसमैन को मार देंगे, ओके। तो ये सारे इश्यूज तो नहीं है, ओके। एग्जाम्पल जैसे हमारे देश में स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया प्रमोट किए जा रहे हैं, जिससे सर्टन सेक्टर में बढ़ावा मिले लोगों को। स्टेबल गवर्नमेंट इंकरेज करती है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को। फॉरेन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरवेंशन इन बिजनेस लाइक अ सब्सिडी कितनी दे रही है गवर्नमेंट, टैक्सेस कितना ज़्यादा लगा रही है, कितना कम लगा रही है, ये सारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज़ क्या है पार्टीज़ का, जैसे आज के समय में जो हमारे देश में अभी फ़िलहाल तो बीजेपी की शासन है, ये लोग बिजनेस को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब अच्छी बात है बट दे रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस थी, वो देते थे, मुझे याद है क्योंकि मैं उस समय, तुम लोग बहुत छोटे हो गए बट उसमें मैं होश में था, इतनी ज़्यादा नहीं थी, राइट, इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो आज के समय मेक इन इंडिया और न जाने क्या क्या चला रहे हैं वैसा नहीं था, और मे बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी उस समय बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हाँ 1991 में देखो यही कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया हमारे देश में, एलपीजी को लाके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिस पे पूरी एक चैप्टर है तुम्हारे इकोनॉमिक्स में, है ना। तो ये है इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट चैप्टर यही है।
आगे बात करते हैं लीगल इन्वॉल्वमेंट। ध्यान देना, लीगल इन्वॉल्वमेंट मतलब हमारे देश की जो लीगल इन्वॉल्वमेंट कैसा है, जैसे लॉ कैसा है, रूल्स कैसा है, रेगुलेशन कैसा है बिजनेस को लेकर के। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी हो बिजनेस को तुम में लूट, मतलब देखो एक मूवी था शिवाजी द बॉस, ठीक है, रजनीकांत का पुराना मूवी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसमें ये बंदा क्या करना चाहता है, फिलोसॉफी का काम करना चाहता है, लोगों का भलाई करना चाहता है। ये बिजनेसमैन होता है जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ के आसपास आई थिंक होती है। बहुत पुरानी मूवी है, मतलब 2010 वगैरह में देखा था मैंने। इस मूवी में ये बंदा अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, जो रजनीकांत का जो कैरेक्टर है वो करना चाहता है। तो इसको ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसे करप्ट सिस्टम का सामना करना पड़ता है जो इससे घूस मांगते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी पे ये मूवी है लीगल इन्वॉल्वमेंट। ये आपको अच्छे से समझना है तो ये मूवी देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे वेरियस एक्ट हमारे देश में, कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, कोर्ट का जजमेंट, रूल्स, अथॉरिटी जैसे रूल करती हैं, नेताओं का शासन इन शॉर्ट, वो कैसा है कि ये बिजनेस को फेवर करती है नहीं करती। जैसे हमारे देश में 2013 में कंपनीज एक्ट आया, इसके अंदर ओपीसी जैसे बिजनेस फॉर्म को बढ़ावा दिया गया है ना। 2008 में पार्टनरशिप में बहुत सारे दिक्कतें थी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी जैसे फीचर को ऐड किया गया, जिसको एलएलपी नाम दिया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया 2008 में। उसके बाद आप देखोगे मल्टीपल टैक्स सिस्टम हुआ करता था हमारे देश में, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे देश में जीएसटी आया। उसके बाद हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट हुआ करता था 1961 का, तो उसको हटा करके इनकम टैक्स कोड लाया गया जो अगले साल से अप्लाई हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स को कोशिश की गई है सिंप्लीफाई करने के लिए। बट टू बी ए सीए स्टूडेंट जिसका दिन भर रिश्ता नाता ही जीएसटी, इनकम टैक्स और एलएलपी और कॉर्पोरेट से है, उतना ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। बट ठीक है, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। ओके चलो एग्जाम्पल, अरे यार, लॉ ऑन लाइसेंसिंग, लेबलिंग एंड फॉरेन ट्रेड। सर हमको बिजनेस करना है, हर बार पे लाइसेंस लेना होगा, परमिशन लेना होगा, तो ये सारी चीज़ें हो गया। स्टैट्यूटरी वार्निंग, जैसे सिगरेट्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, आप उस पर वार्निंग डालो सिगरेट के पैकेट पे, तो ये ठीक है, गलत बात नहीं है। बट ये गवर्नमेंट का रूल कैसा है, ओके, रूल फॉर एडवर्टाइजिंग लाइक बेबी फूड मस्ट क्लेरिफाई द मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट, ये चीज़ें लिखनी चाहिए। तो सब लीगल इन्वायरमेंट होती है। लीगल इन्वायरमेंट इंश्योर फेयर करता है, फेयर कंपटीशन, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर के राइट्स को। लेकिन इंडिया में पता है सैरेलेक जैसी कंपनियां हैं और भी न जाने कितनी कंपनियां हैं, ये बताती है कि भाई साहब अभी देखो ओआरएस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई कि कंपनी है, डॉक्टर ने केस किया था, इतने साल वो केस लड़ी हैं बेचारी। एक सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक कंपनी है जो ओआरएस क्लेम करती है, ओके, और वो बेचती है, आपको बोलती है ओआरएस है, लेकिन वो ओआरएस एक्चुअल में नहीं है। ओके, इस चीज़ को लेके केस हुआ था, डॉक्टर ने केस करा था, तो काफ़ी दिन केस चला एंड फाइनली वो केस हार गए। तो उनको अपने पैकेट पर से ओआरएस का नाम हटाना पड़ेगा और उन लोगों ने बस मार्केट में आकर सॉरी बोला है। ऐसे बहुत सारे, जैसे सैरेलेक है, ये लोग क्या करते थे इंडिया में इनिशियली जब आए थे, अफ्रीका के कंट्री में क्या किया था इन लोगों ने, अपने जो सेल्स पर्सन होते थे उनको ना नर्सेस का ड्रेस पहना के हॉस्पिटल में भेजा करते थे और बोलते थे कि सैरेलेक अपने बच्चे को खिलाओ, माँ की दूध मत पिलाओ, मदर मिल्क जो होती हैं वो मत पिलाइए। क्यों? क्योंकि सैरेलेक ज़्यादा बेस्ट है। इस चक्कर में उन्होंने वहाँ के जो लोग थे उस पर ट्रस्ट करके, क्योंकि ये नर्सेस बोल रही हैं, डॉक्टर्स का, क्योंकि भाई अब मान लो ना, अब देखो कि कोलगेट का ऐड आता है तो वहाँ पे जो बंदा रहता है डॉक्टर का, डेंटिस्ट का रोल करता है, तो असल में डेंटिस्ट नहीं होता, वो एक्टर होते हैं। ओके, वैसे सेल पर्सन ऐसा वेशभूषा में जाके बोलेंगे, लोगों को लगता था ये डॉक्टर बोल रहा है, और उस पर बिलीव करके वो अपने बच्चों को खिलाने लगे, जिससे न जाने कितने अफ्रीका में बच्चे मारे गए। ओके, और मैल न्यूट्रिशन के शिकार हुए और इन कंपनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अंत में उन्होंने कुछ मुआवजा के नाम पे चंद पैसे फेंक दिए, मुंह पे मार दिया एंड दैट्स इट, चीज़ें निपट गई। तो ये कहीं ना कहीं ये काम है लीगल इन्वायरमेंट का कि इन चीज़ को श्योर करें कि इस टाइप की हरकतें ना हो। जैसे हमारे देश में देखोगे बहुत सारे कंपनियां हैं जो क्लेम करती हैं, जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कि आप हम ये प्रोडक्ट को अगर दूध में मिला कर पीते हो तो दूध की शक्ति बढ़ जाती है, ये वो। लेकिन जब उनको इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ते हो, जानकारी लेते हो, तो आपको पता चलता है कि उसमें केवल चीनी और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं एंड दैट्स इट, जो तुम्हारे सेहत को कहीं से बेनिफिट तो छोड़ो, वो उल्टा तुम्हें नुकसान ही पहुँचाएंगे।
तुम्हें अगर पसंद है चीज़ें, तो तुम उसमें दूध में अगर तुम मिलाना ही चाहते हो तो यू कैन ऐड, उसमें केसर मिला दो, केसर फ्लेवर हो जाएगा। रियल जो केसर के धागे होते हैं वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन रादर देन ये हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान, ये फालतू की चीज़ें मिलाने के। ओके, खैर ये सारे लीगल इन्वायरमेंट में आते हैं। आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। ध्यान देना, अभी ऊपर बताया ना, मेरा फ़ोन वाला एग्जांपल काफ़ी रोया था अपन 2 बजे रात तक, तो वही है। इसमें साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, ऑटोमेशन, कंप्यूटर, आईटी, ऑनलाइन बिजनेसेस इसमें आते हैं। एग्जांपल जैसे आज के समय में देखो, इंटरनेट कैसे होता है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल हो गया, फ्लाइट वगैरह बुक होता है, कस्टमर, ये सारे तुम्हारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं, जिसमें हम लोगों ने ऊपर अच्छा खासा चर्चा किया है। तो आई डोंट फील कि इसमें फिर से हमको डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत है। ओके, चलो, जैसे पहले ज़माने में देखो ना, टाइपराइटर हुआ करता था, फिर कंप्यूटर आया, तो देखो टाइपराइटर के बिजनेस खत्म। आज के समय में टाइपराइटर क्या होता है तुम्हें भी नहीं पता होगा। आज के समय में देखो फोटो कॉपी हम लोग करवा लेते हैं, लेकिन पहले ज़माने में कार्बन पेपर हुआ करते थे, ब्लू रंग के, ब्लैक रंग के, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब भी शायद, पता नहीं तुमने ज़िंदगी में देखा है कि नहीं देखा, कार्बन पेपर्स होते हैं, बट अगर देखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज फोटो कॉपी तो हम सब जेरोक्स करवाते रहते हैं, पता है अपने को। चलो आगे कंक्लूजन क्या है सर, बिजनेस इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ मेनी आउटसाइड फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। ऑल दिस हैव अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन अ बिजनेस। कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड, एडजस्ट टू देम टू सक्सीड। समझ में आया? आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आया। अब चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स थे या एलिमेंट्स कह सकते हो। इसमें थे लिबरलाइजेशन, इसका मतलब था जो रूल्स, जो रिस्ट्रिक्टेड रूल थे उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। पहले जो बिजनेस करना होता था 1991 के पहले, ठीक है, तो इंडिया में आप सबको पता है इसका रीज़न क्या था। इंडिया में कंपनी आई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया में व्यापार करने आई, लेकिन वो इंडिया पर शासन करने लग गए अंग्रेज। तो हम लोग इतना डरे हुए थे कि हम लोग बोले कि नहीं, विदेशी कंपनी को नहीं आने देंगे, और हमारे देश में भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, प्राइवेट लोग बड़े पावरफुल नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी। ओके, लेकिन 1991 तक आते आते हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई, और लोगों को भी समझ में आया, जो हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको भी ये मानना था कि यार कब तक हम लोग डर के रहेंगे, अब तो आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने 1991 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया और हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करा गया, जिसके तहत लिबरलाइजेशन में बोला गया कि जो कोई भी काम करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, 72 जगह की आपको अप्रूवल लेने पड़ते थे, आप जब तक पॉलिटिकली पावरफुल नहीं हो खुद की बिजनेस नहीं कर सकते थे, वो सारे चीज़ को ख़त्म किया गया। बोला गया कि नहीं, हम लोग अब बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे। हमारे देश में कोई भी नया बिजनेस बनना चाहता है, बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो वो बिजनेस को कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो मेनी रूल्स थे, रिस्ट्रिक्शन थी, उन सबको ख़त्म कर दिया गया और बिजनेस को स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये कैसे हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, ये रिमूव करता है लाइसेंस रिक्वायरमेंट। पहले हर इस चीज़ के लिए लाइसेंस, तुमको कपड़ा बनाने का फैक्ट्री खोलना है लाइसेंस चाहिए, जूता बनाने की फैक्ट्री खोलनी है लाइसेंस चाहिए, हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए था। ठीक है ना, ऑलमोस्ट बिजनेसेस के लिए वो ख़त्म किया गया। बिजनेस कैन ग्रो, श्रिंक, चेंज व्हाट दे डू फ्रीली। बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते थे जो पहले नहीं था, अब आप कर सकते थे। टैक्स बिकम लोअर, देर वर अ फ्यूअर कंट्रोल ओवर द मार्केट। ठीक है ना, यहाँ पर टैक्स कम कर दिया गया। ओके, और गवर्नमेंट काफ़ी हद तक चीज़ें लूज कर दी, कंट्रोल जितना मार्केट पर रखती थी उतना अब नहीं रखने लगी। ईजियर टू बाय एंड सेल द गुड्स विथ अदर कंट्री, मतलब आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ईजिली कर पाते थे, करने लग गए मतलब। ठीक है ना, अभी तुमको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है तुम कर सकते हो, लेकिन पहले नहीं था 1991 के पहले। गेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिकेम अ सिंपल, आप फॉरेन फंडिंग ले सकते थे। आज के समय में आप लो ना, जोमेटो, लेंसकार्ट और भी वोट और भी ना जाने इतने सारे कंपनी हैं, ये सारे फॉरेन फंडिंग के नाम पे ही कंपनी बन पाए हैं, नहीं तो ये कंपनी बन नहीं पाते। मनी फ्रॉम अदर कंट्री, जैसे कि टाइगर ग्लोबल, ब्लैक रॉक, और क्या नाम था, सॉफ्ट बैंक, और भी न जाने कितने सारे फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे पैसे रेस करना। बिजनेस कैन सेंड गुड्स एंड सर्विस एनीवेयर इन द कंट्री। जैसे मैं लेट से मैं यूपी में हूँ, ओके,
मैं तुम्हें कहीं पे भी कोर्सेज सेल कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, एलपीजी के कारण ही पॉसिबल हो पाया। कंपनी कैन नाउ डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कंपनी अपनी खुद की प्राइस डिसाइड कर सकती थी। पहले गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा उस पर रेगुलेशन होता कि आप इससे ज़्यादा कीमत पे नहीं बेच सकते। ओके, तो ये सारी चीज़ें था। इवन इंडिया में इसी का कॉन्सेप्ट था एमआरपी करके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि मैक्सिमम किसी प्रोडक्ट को 50 रुपीज़ है तो इतने पे बेच सकते हो। ये कॉन्सेप्ट उसी समय का था, और वो आज भी देखते हो तुमको देखने को मिलता है कि हर एक चीज़ पे एमआरपी लिखी रहती है। लेकिन तुम इंडिया के बाहर जाओगे, यूएस वगैरह में, तो अब प्रोडक्ट के पीछे एमआरपी नहीं लिखी रहती। हर एक जगह पे उनके हिसाब से कितना कॉस्ट के आप प्रॉफिट रखना चाहते हैं वो सेल करते हैं। लेकिन इंडिया में एमआरपी का कॉन्सेप्ट आज भी आपको देखने को मिलता है। फिर दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा पावर देना प्राइवेट कंपनीज के हाथ में और रिड्यूस करना गवर्नमेंट का कंट्रोल बिजनेस से। गवर्नमेंट हर जगह इंटरफियर नहीं करेगी। पहले गवर्नमेंट का अप्रोच क्या होता था सर, कि हम गाड़ी भी हम बनाएंगे, टी शर्ट भी हम बनाएंगे, सब काम हम करेंगे, प्राइवेट कंपनी वाले कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब था, अंग्रेज के चक्कर में वहाँ फंस चुके, दोबारा नहीं फंसना। लेकिन अब गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं यार, अब चीज़ें बदल गई हैं, इंडिया भी थोड़ा पावरफुल कंट्री हो गया था, ठीक है, हम लोग भी कुछ लड़ाइयाँ जीत चुके थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। देन वी डिसाइडेड कि काम करते हैं, नहीं हम लोग प्राइवेट कंपनीज को भी बढ़ावा देंगे। ये कैसे काम किया सर, गवर्नमेंट सोल्ड की सम कंपनीज टू प्राइवेट ओनर्स, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला गया। क्रिएट किया गया बोर्ड जिसको BIFR, टू आइदर हेल्प और क्लोज डाउन द गवर्नमेंट कंपनीज दैट वर लूजिंग मनी। उस समय बहुत सारे लॉस मेकिंग कंपनी बना दिए गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट के चक्कर में बहुत ज़्यादा करप्शन इंडिया में चल रहा था। खैर चलता तो आज भी है, बट उस समय कुछ ज़्यादा ही करप्शन था। तो इन सब चीज़ को देखते हुए जो लॉस मेकिंग कंपनियाँ थी उनको बेच दिया गया, या फिर उनको बंद कर दिया गया। ओके, ये सारी चीज़ें की गई। इफ़ अ प्राइवेट ओनर्स brought more than half of the share of a public company, they got control over that company। मतलब यहाँ पे इस समय रूल लाया गया कि अगर कोई प्राइवेट ओनर है, ओके, जैसे मान लो मेरा नाम अंकित है, ओके, एक कंपनी है Z लिमिटेड, अभी लिस्टेड कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी का मोर देन 50% अगर शेयर खरीद लेता हूँ, या फिर डायरेक्टली बोलूँ मैं 51% शेयर खरीद लेता हूँ, तो आई विल बी द ओनर। ठीक है, वो कंपनी मेरे अंदर में हो गई ना। तो ये चीज़ को अलाउ भी इसी समय किया गया। ठीक है, आगे तीसरा आता है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि कनेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी टू द वर्ल्ड, सो गुड्स एंड सर्विस, मनी एंड पीपल कैन मूव मोर फ्रीली बिटवीन द कंट्रीज। यानी कि आप बाहर जा सकते हो, बाहर के लोग आपके देश में आ सकते हैं, बाहर की कंपनियां आपके देश में आके व्यापार कर सकती हैं, आप बाहर के किसी देश में जाके व्यापार कर सकते हो। ये ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। इसके तहत ही हमारे देश में बहुत सारे फॉरेन कंपनी, सैमसंग, नोकिया, LG, अमेरिकन एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट, IBC और BTC, बहुत सारे कंपनियां हमारे देश में आई। ओके, अभी कैसे हुआ, फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। आज भी देखोगे सॉरी यार, रात के 2 बजे रिकॉर्ड करो, थोड़ा सा ठंडी लग रही है और मुझे थोड़ा सा खांसी वासी है, तो काइंडली इग्नोर दिस। ध्यान देना, क्या हुआ कि हमारे देश में कोई भी चीज़ देखोगे आज के समय में लोग कुछ भी इंपोर्ट करके बेचना शुरू कर देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो ये 1991 के बाद ही हुआ कि आप बाहर से सामान मंगवा सकते हो देश में। ठीक है, चेंज किया गया लॉ, जिसे सिंपल कर दिया गया हैंडल ऑफ फॉरेन मनी। जैसे हमारे देश में पहले फेरा हुआ करता था, अब इसको फेमा लाया गया, फेमा एक्ट 1999 में लाया गया। ठीक है, पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, मतलब कि विदेशी मुद्राएं देश के बाहर लेके जा रहे हो, देश में ला रहे हो, उसको रेगुलेट कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एक्ट था वो। लेकिन वो देखा गया कि अब नहीं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि नहीं इसको चोट लग जाएगा, बाहर नहीं जाने देना, ये वो फलाना नहीं करना। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, अब वही पेरेंट्स इसका अप्रोच चेंज कर लेते कि नहीं थोड़ा सा बाहर जाएगा, दुनिया देखेगा, है ना। बिल्कुल वैसा था, फेरा यही था जो एकदम रिस्ट्रिक्ट रखता था, कहीं नहीं जाना है।
लेकिन फेमा जब आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये बोलता था करो, बस वो ब्लैक मतलब कुछ भी ऐसे पर्पस से आप पैसे विदेशी मुद्राओं को इंडिया के बाहर या इंडिया में नहीं ला सकते जो अनलॉफुल पर्पस है, जैसे टेररिज्म को सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए, मतलब ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग वगैरह में यूज़ नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम डैट बिजनेस पर्पस से करना चाहते हो करो, बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। मेड टैरिफ्स टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ईजियर एंड लोअर। पहले जो टैक्सेस हुआ करते थे, टैरिफ क्या होता है, बेसिकली दिस इज अ टैक्सेस, ठीक है, जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स पे लगते हैं। ओके तो ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे जो टैक्सेस थे उसको लीनियंट कर दिया गया, जिससे बेहतर तरीके से चीज़ें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो पाए। एंड कर दिया गया टैक्सेस ऑन थिंग्स इंडिया सेंड अदर कंट्री, मतलब जो बेसिकली एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस लगा करता था उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा, रिमूव कर दिया गया, क्योंकि इंडिया के बाहर जब कोई भी चीज़ बेचते हो, आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आप फॉरेन करेंसी इंडिया में ला रहे होते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस पर कोई टैक्स लगाने का तुक नहीं बनता था, और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ रियलाइज थी और उन्होंने ये रिमूव करा। फिर लोअर टैक्स कर दिया गया जब आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, मतलब कई चीज़ें हमारे देश में नहीं बन पाती थी क्योंकि देश की स्थिति ऐसी नहीं थी, फैक्ट्रीज लग नहीं पाया था, इंडस्ट्रीज बन नहीं पाई थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, अगर बाहर से आप इंपोर्ट करना चाहते हो बिल्कुल करिए, उस पर हम लोग टैक्सेस ना के बराबर लगाएंगे, ठीक है। लगता था बट काफ़ी कम लगता था। तो इससे हुआ क्या सर, द होल वर्ल्ड बिकम लाइक अ सिंगल बिग मार्केट एंड बिजनेसेस फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज नाउ वर्क टुगेदर एंड डिपेंड अपॉन ईच अदर। जैसे तुम देखो ना, सैमसंग की मैं बात करता हूँ, सैमसंग कहाँ की कंपनी है सर, साउथ कोरिया की, ठीक है। एप्पल की मैं बात करता हूँ, एप्पल कहाँ की कंपनी है सर, यूएसए की कंपनी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास रियलमी का फ़ोन है, ठीक है, रियलमी कहाँ की कंपनी है सर, चाइना की है, ठीक है। मेरे पास क्या चीज़ पड़ा हुआ है भाई, मेरे पास एचपी का प्रिंटर है सर, कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। किसी के पास पैनासोनिक का कोई सामान होगा, कहाँ की कंपनी है सर, जापान की है। एवरेडी कहाँ की कंपनी है सर, जापान की कंपनी। एवरेडी बैटरीज वगैरह आती है ना वो, मतलब सर पूरे दुनिया की कंपनियां आपके यहाँ हैं, आप भी पूरी दुनिया में जाके चीज़ों को बेच सकते हैं, ठीक है। अगेन उस कंट्री में उस पर्टिकुलर कंट्री की रूल चलती है, बट हमारे कंट्री में हुंडई देखो, आपको साउथ कोरियन कंपनी है, सुजुकी तुम्हारी जापानीज़ कंपनी है, होंडा जापानीज़ कंपनी है, टोयोटा जापानीज़ कंपनी है, बीएमडब्ल्यू जर्मन कंपनी है, वॉक्सवैगन जर्मन कंपनी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो इम्पैक्ट ऑन चेंजेस इन इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ बिजनेस, और इफेक्ट क्या था लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का। तो ये से कंपटीशन बढ़ गया सर, जो मार्केट में एक बंदा था अब बहुत सारे आ गए। आफ्टर द न्यू पॉलिसी इंडियन कंपनीज हैड कंप्लीट विद बोथ इंडियन एंड फॉरेन, मतलब जो इंडियन कंपनी थे वो इंडियन एज वेल एज बाहर की कंपनियों, अब दोनों से उनको क्या करना पड़ा था, मुकाबला जो टक्कर था, कंपटीशन था, वो करना पड़ रहा था। Only those using the latest technology having enough resources could survive. वही कंपनी फिर सर्वाइव कर सकती थी जिनके पास अच्छा खासा रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट है, वही विदेशी कंपनी से लड़ पाता था। मतलब जो देश में फिर जो फालतू के जो थर्ड क्लास चीप कंपनी थे वो सारे ऑब्सोलेट होने शुरू हो गए। एग्जाम्पल, earlier bank and telecommunication were controlled by the government but now many private company are in market। अभी चलो एग्जांपल ले अच्छे टेक्नोलॉजी और उसका, BSNL वर्सेस जियो और एयरटेल। देखो कि BSNL कहीं पे भी नहीं टिक पाता, हाउएवर जियो एयरटेल बोथ आर इंडियन कंपनीज, बट एग्जाम्पल मैंने लिया, ओके। लेकिन मान लो कि जियो टेल नहीं है तो कोई विदेशी कंपनी आ जाए तो क्या BSNL उनसे टक्कर ले पाएगा, नो चांसेस। वोडाफोन या उस समय टेलीनॉर, ये दोनों क्या थे, विदेशी कंपनी थे। वोडाफोन आई थिंक यूके का कंपनी है और टेलीनॉर मेरे को लगता है वो भी शायद वेस्टर्न कंट्री का ही है, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। उस समय एक और कंपनी हुआ करता था डोकोमो। डोकोमो एक जापानीज़ कंपनी है और टाटा इंडियन कंपनी है। तो टाटा ने डोकोमो के साथ पार्टनरशिप किया था और कंपनी बना था टाटा डोकोमो। डोकोमो करके पहले ऐड आया करता था, अब वो नहीं, ये खत्म हो गया, बट ऐसा था। अब देखो दूसरा बोलता है कस्टमर बिकेम मोर डिमांडिंग। कस्टमर भी डिमांडिंग हो गए। अब किसी को एक बार अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वो दोबारा भी अच्छा ही चीज़ कोशिश करता है। तो
कस्टमर का चॉइसेस भी रिफाइन होने लगा, वो और भी एडवांस चीज़ मांगने लग गए। नाउ देर आर मेनी ऑप्शन फॉर अ कस्टमर के पास भी ऑप्शंस बहुत सारे चीज़ें थे कि तुम्हारे पास अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो किसी और के पास जा कर के प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर, जो कि पहले नहीं था कस्टमर के पास ये ऑप्शन। ठीक है, उनके पास फोकस बढ़ गया कस्टमर, इससे कस्टमर के वांट्स पे प्रोडक्ट जो सेलर्स थे फोकस करने लगे, उनके प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में फोकस करने लगे। नहीं तो फिर कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वो स्विच कर सकते हैं। ओके, फास्टर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। पहले चेंजेस इन टेक्नोलॉजी वेर स्लो, पहले स्लो था बट अब बहुत फास्ट होता है। जैसे देखो ना, चैट जीपीटी जब यूएसए में चैट जीपीटी जब यूएसए में लॉन्च हुआ बेटा, उसके बाद इंडिया में भी मिलने लग गया, मतलब एक्सेस हो गया और इमीडिएटली लोग चैट जीपीटी को यूज़ करना शुरू कर दिया, पूरा ग्लोबली क्या थे वो वायरल हो गया। पहले 1991 के पहले मान लो अभी भी इंडिया में एलपीजी नहीं होता तो क्या चैट जीपीटी अवेलेबल हो पाता? चांसेस बहुत लो है। दिस मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च इन डेवलपमेंट, जिससे क्या हुआ, हमारे देश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आई, डेवलपमेंट भी होने लगा। ठीक है, उसके बाद चौथा आता है नीड टू चेंज द रेगुलरली। प्रीवियसली कंपनी फॉलोड द सेम पॉलिसीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब क्या हो गया, समय के साथ आपको अपडेट रहने की ज़रूरत होने लग गई। उसके बाद नीड फॉर अ बेटर स्किल पीपल, पहले बस अरे गरे लेस वर्कर के साथ हो जाता था, लेकिन अब आपको स्किल स्टाफ चाहिए। ठीक है, उनको ट्रेनिंग पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको अच्छे से ट्रेंड करना पड़ेगा। फिर मार्केटिंग फोकस, आप फिर मार्केटिंग में फोकस करने लगे कि आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर प्रूफ करें। उसके बाद लेस गवर्नमेंट सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी लॉस्ट मनी द गवर्नमेंट वुड कवर इट। नाउ दिस कंपनी मस्ट मैनेज देयर ओन एंड मोर इफिशिएंट फोकस क्लोजर, मतलब कंपनी ने, गवर्नमेंट ने भी भाई से बहुत सारे प्राइवेट कंपनी से अपना, पब्लिक कंपनी से अपना हाथ खींच लिया, बोला कि भाई अब तुम अपने दम पे लड़ो। ठीक है, तो ये बात होने की। फिर बूस्ट किया गया एक्सपोर्ट एंड सर्वाइवल को, इंडियन कंपनी नाउ compete ग्लोबली एंड एक्सपोर्ट मोर प्रोडक्ट्स। दिस हैज हेल्प देम अर्न फॉरेन मनी, सर्वाइव बाय द सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस और एमआरएफ एक्सपोर्ट करते हैं ना, एमआरएफ टायर बनाती है, रिलायंस देखोगे मेन पेट्रोलियम का काम है इनका, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में डील करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास डीमोनेटाइजेशन आता है, उसके लेकर के एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे मैंने मीम लगाई है, इसको पढ़ना तुम्हें हंसी आएगी। लिखा है, हम लोग उस जनरेशन के हैं जिन्होंने नोटबंदी देखा और उसके बाद डाटा बंदी देखा, मतलब इंटरनेट भी ब्लॉक किए गए हमारे जगह में। उसके बाद हमने घर बंदी देखा, मतलब यहाँ पे कोविड की बात हो रही है, कोरोना में लॉकडाउन वगैरह था ना, तो उसकी बात है। तो ये चीज़ है। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर मतलब सन 2016 को हुआ था, यानी कि अब ये 2025 खत्म होने वाला है, अगले साल ये 10 साल हो जाएगा इसका। गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया था 500 और 1000 के नोट्स को। पीपल हैड गो टू बैंक टू एक्सचेंज देयर ओल्ड नोट्स एंड देयर वर ऑल्सो सम लिमिट्स ऑन हाउ मच कैश पीपल कुड विदड्रॉ, मतलब लिमिट था कि आप कितना पैसा एक बार में विदड्रॉ कर सकते हो। इनिशियली तो भाई बैंक में भी आफत हो रखा था कि 1000 से ज़्यादा आप नहीं निकलवा सकते। द मेन एम वॉज टू फाइट करप्शन एंड स्टॉप द यूज़ ऑफ ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी। अब रेगुलर क्लास होता तो इस पर अपन अच्छा खासा चर्चा करते, बट अभी मैं नहीं कर सकता और मुझे आशा है कि तुम इस चीज़ को समझोगे। ठीक है, अभी बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। क्या क्या फीचर्स था डिमोनेटाइजेशन का? टैक्स चेक, मतलब लोग क्या करते थे, लोगों को दिखाना पड़ता था कि जो पैसा आप ला रहे हो, आपके पास जो ये मोटे मोटे 500 और 1000 की गड्डियाँ हैं, इसका सोर्स क्या है पैसे का। जब ये पैसा तुमने कमाया था, कैसे कमाया था, और कमाया था तो क्या उस पर टैक्स भरा था, और जब टैक्स भरा था तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भरा था तुम पकड़े गए, क्योंकि जब तुम्हारे पास सोर्स नहीं पता, मतलब तुम बता नहीं पा रहे हो। अब कोई रिश्वत लेगा तो थोड़ी बोलेगा, अब कोई मर्डर करने का पैसा लेता है, कोई सुपारी लेता है, चोरी करता है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी हुआ, ईमानदारी का तो पैसा हुआ नहीं, और उस पर तुम टैक्स भी नहीं भरे। तो जो बेटा कोई सोर्स का इनकम नहीं हुआ, जिसका सोर्स डिफाइन नहीं है, जिस पे आपने टैक्स नहीं भरा, वही तो ब्लैक मनी हुआ, काला धन यही होता है। ठीक है, इफ समवन हैड ब्लैक मनी दे हैड टू डिक्लेयर इट एंड पे टैक्स और पेनल्टी। अगर उसके पास है किसी का ब्लैक मनी तो उसको डिक्लेयर करे, उस पर पेनल्टी पे करे, टैक्सेस पे करो। ठीक है,
नो टू टैक्स इवेजन। गवर्नमेंट का कहना था कि भाई टैक्स इवेजन को हम लोग ख़त्म कर देंगे, मतलब जो टैक्स की चोरी होती है। मान लो हमने 1,000 रुपये कमाया और गवर्नमेंट के हिसाब से इस पर मुझे 10% का इनकम टैक्स देना था, मतलब मुझे 100 रुपये का टैक्स देना चाहिए था, बट किसी कारणवश मैं यह 100 रुपये का टैक्स नहीं पे करता, गवर्नमेंट को छुपा लेता हूँ। तो ये छुपाने को ही बोला जाता है टैक्स इवेजन। क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन। द गवर्नमेंट सोड इट वुड नॉट अलाउ पीपल टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस एनीमोर। मतलब भाई साहब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ब्रिंगिंग सेविंग इनटू द बैंक्स। लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में डालें, क्योंकि बैंक में रहेगा तो गवर्नमेंट को हिसाब किताब पता चलेगा कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और उसके हिसाब से वो साल भर में जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग कर रहा है वो प्रॉपर्ली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता चल जाएगा। अगर कोई बंदा बैंक में करोड़ों रखा है लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो पकड़ा जाएगा ना वहीं पर। लेकिन सोचो एक पल के लिए, अगर वो घर में किसी तिजोरी में पैसा रखा है तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा, तो पकड़ाएगा कैसे? समझ में आया? तो यहाँ पर टैक्स की चोरी को पकड़ा जा सके इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि आप अपने पैसों को बैंक में रखें। दिस हेल्प द गवर्नमेंट टू कीप ट्रैक द मनी एंड ऑफर मोर लोन यूजिंग दिस डिपॉजिट्स। और आप इस पैसे को कहीं ना कहीं बैंक में रखते हो तो वो पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में जाता है, लेकिन वही पैसा घर के बक्से में है तो वो भाई घर के बक्से में रहता है। तो मनी से पैसा बढ़ाना चाहिए, आपने पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ओके, आगे बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि आप डिजिटल पेमेंट का यूज़ करें कार्ड्स वगैरह से, जिससे गवर्नमेंट को पता रहे कि आप क्या खरीद रहे हो, कब खरीद रहे हो, कब पेमेंट कर रहे हो, जिससे आपको गवर्नमेंट ट्रैक रख पाए। जैसे बेंगलुरु में बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे ना, वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा पेमेंट ऑनलाइन लेने लग गए थे, तो उनको जीएसटी की नोटिस आने लगी, क्योंकि वो कहने का ठेला पे है लेकिन महीने का उनका साल का 50 से 60 लाख रुपए तक का क्या होने लगा, टर्नओवर होने लगा, विच इज़ टू मच। जीएसटी में अगर आप गुड्स की डील कर रहे हो बेटा, तो आप 20 लाख के ऊपर अगर डीलिंग करते हो, या फिर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, या फिर आप सर्विस में हो, ओके, तो 40 लाख के ऊपर आपकी अगर टर्नओवर होती है, मतलब रेस्टोरेंट या फिर गुड्स वगैरह बेचते हो तो 20 लाख, सर्विसेज में हो तो 40 लाख। अगर इसके ऊपर आपकी टर्नओवर बढ़ती है, उल्टा मैंने बोल दिया भाई, बेरा गर्क मेरा, सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। अगर बेटा आप सर्विसेज वाले काम में हो, रेस्टोरेंट वगैरह वाले में, तो 20 लाख, और गुड्स वगैरह बेचते हो तो उसमें 40 लाख। अगर इसके ऊपर की अगर आपकी टर्नओवर चल जाती है एक पर्टिकुलर ईयर में, तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना बेटा क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी हो जाता है। अब इनकी टर्नओवर 50 लाख 60 लाख जा रही है, टैक्स 0%, इनकम टैक्स तो भूल ही जाओ, तो अब इनको जीएसटी की नोटिस मिलनी शुरू हो गई। क्या हो गई बेटा? जीएसटी की नोटिस मिलनी शुरू हो गई। अब इस पर काफ़ी भड़क गया, बैंगलोर में कुछ दिन पहले काफ़ी तोड़ फोड़ हुआ है, लोगों ने बायकॉट कर रखा था कि हम लोग क्यूआर कोड स्कैनर नहीं लगाएंगे, फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना, क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना था। उनको लगता है गवर्नमेंट उनको लूट रही है। अब उन गवारों को कौन बताए कि भैया इस पर अच्छा खासा टैक्स लगता है। अब सोचो ना, कोई 60 लाख कमा रहा है, ओके, साल का टर्नओवर, और मैं बोलता हूँ यार चलो 20% के आसपास ये लोग मार्जिन रखते हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर की इतनी तो होती है, यानी कि 12 लाख रुपए मिनिमम ये कमा रहे हैं प्रॉफिट के तौर पे। मैं इसमें सारे कॉस्ट वगैरह इनडायरेक्ट हटा के बात कर रहा हूँ, जिस पे नो टैक्सेस। ठीक है, तो ये 12 लाख रुपए इनके जेब में जा रहा है। ओके, इंडिया में भाई मानता हूँ 7.5-12 लाख तक आप वेरियस तरीके से टैक्स बचा सकते हो इनकम टैक्स में, बट ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ 20 लाख भाई, इससे ज़्यादा रहता है। आप स्ट्रीट वेंडर वालों का 30 to 35% तक बचता है, मतलब 18 से 20 लाख कमाते हैं। इतना वो पैकेज भाई, मैं सीए बन गया तो मेरे को 15 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा बना तब, और वैसे बातें बनूंगा, बट हाँ गोलगप्पे वाले 20% खा रहे हैं, मतलब इनका 18 से 20 लाख का है। ठीक है, जो कि काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, इंटरनेट पे अक्सर ये चीज़ें सर्कुलेट होती रहती हैं। दिस हेल्प कीप मनी सेफ एंड इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन। इससे क्या होता है, पैसा सेव रहता है और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ती है। कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। पीपल एंड बिजनेसेस नीड मोबाइल फोन्स, कार्ड, मशीन फॉर डिजिटल पेमेंट, जो आज के समय में आ चुका है मेरे को लगता है। दे मस्ट बी गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड एवरीवेयर। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो दिक्कत होगा। अभी रिसेंटली मुझे याद है इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पे एक स्टेशन पे एक यात्री जो थे वो कुछ समोसे वगैरह खरीदने गए थे, रेलवे के जो वेंडर्स होते हैं उनसे, तो उनकी जो यूपीआई काम नहीं कर रही थी, कारण चाहे जो भी रहा हो, इंटरनेट नहीं था
या बैंक की सर्वर डाउन हो, उनको अपनी घड़ी मजबूरन देनी पड़ी, हैंड वॉच, ठीक है, रिस्ट वॉच जिसको बोलते हैं, और फिर वो समोसा लेके गए। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, फिर रेलवे ने उस वेंडर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई वगैरह किया है, सुनने में तो ऐसा आया है, बट आई डोंट नो रियल लाइफ में हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर उसका पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मजबूर है तब ना, उसकी ट्रेन छूट रही है, तो ये अच्छा व्यवहार नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देता है कई बार। कंक्लूजन क्या है बेटा, इवन विद द सम डिसएडवांटेजेस, डीमोनेटाइजेशन ने बहुत हेल्प किया था ज़्यादा लोगों को पैसा, मूव मोर पीपल एंड मनी इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी। जो पैसा लोग गवर्नमेंट के कहने पे भी अपने तिजोरी से नहीं निकाल रहे थे, वो मजबूरन निकाला था उन्होंने। इससे सेविंग बढ़ने लगी, टैक्स चीटिंग कम हो गया, काफ़ी हद तक हुआ था। कई लोगों ने जो ब्लैक मनी रखा था वो उन लोगों को तकलीफ़ तो हुई थी, ओके, और पैसा अंत में वो उन्होंने बोरी में कई लोगों ने जलाया, जो भी चीज़ें की, तो ये चीज़ें हुआ था। तो डीमोनेटाइजेशन वर इम्पैक्टफुल, फेलियर तो नहीं था। अब अगेन देखो कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल मैटर होता है, कई लोग बोलते हैं डैट वाज टोटली फेलियर, बट मैंने कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखा है, राइट, और जो अपने आंखों से देखा यार, फेलियर तो नहीं था, क्योंकि आज मैं पढ़ भी चुका, इतना पढ़ लिख लिया, तो अब मेरे को समझ में आता है चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, तो इट वॉज़ नॉट अ फेलियर एट ऑल। चलो, इस पर मैं रेगुलर क्लास में डिटेल कर सकता था, कुछ चीज़ें ऐसे लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको मैं पब्लिकली यूट्यूब पर नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है, अगर कभी लाइव क्लास में मतलब रेगुलर क्लास में मिले तो बात करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए बस समझ लो डेट वाज नॉट अ फेलियर। अब आखिरी टॉपिक आता है इम्पैक्ट क्या था सर डिमोनेटाइजेशन का। तो मनी इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन इन द कैश ट्रांजेक्शन कम हो गया, और मुझे याद है कि इसके बाद ही यूपीआई का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया, फ़ोनपे गूगल पे कॉमन हो गया हमारे इंडियंस के बीच में, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज़ हो गया फाइनेंशियल सेविंग्स, प्राइवेट वेल्थ भी बढ़ने लगा, सिंस मोर हाई डिनोमिनेशन नोट्स जस्ट लाइक 500 1000 वेर नॉट इन रिटर्न, रियल इस्टेट प्राइसेस फॉल, ठीक है, रियल इस्टेट की प्राइसेस फॉल हो गई, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लैक मनी का यूज़ करते थे ज़मीन खरीदने वगैरह में। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई खास इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शन अमॉन्ग द यूजर्स लाइक रुपी, AEPS इंक्रीज़ हो गया, रियल इस्टेट प्राइस इसका कम हो गया। रियल इस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ब्लैक मनी की अच्छे खासे काम होती हैं। फिर टैक्स कलेक्शन जो होता था, राइज इन टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर, ठीक है ना, क्योंकि आपको डिस्क्लोज करना पड़ता था, तो भाई सबको पता है कि आप कुछ कर तो नहीं सकते, तो टैक्स चुपचाप पे कर दो गवर्नमेंट को, तो टैक्स भी यहाँ पे पेड होने लगी। और इसी के साथ बेटा हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 3 जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, अच्छे तरीके से पढ़ा के आपको, लगभग 1.5 घंटे का समय मैंने लिया है, बट मैंने कोशिश किया कि आपको फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में बातें जाए, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो नोट्स है मैं फिर से बता देता हूँ, ये नोट्स आपको ऐप के अंदर मिलेगा, वेदांत लर्निंग ऐप के अंदर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे एनोटेड फॉर्म में नोट्स अवेलेबल होगा मतलब। लेकिन स्टिल अगर तुम्हारा मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है, ओके, मैंने यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, रात को 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेहनत तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा मेहनत अगर तुमको पसंद आया तो तुम इसको लाइक कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने क्लासमेट्स के साथ प्लीज़ शेयर करो, बिकॉज तुम ही मेरा कम्युनिटी बढ़ा सकते हो, राइट। प्लीज़ शेयर करना, कमेंट में अपनी फीडबैक बताओ, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बोलो मज़ा आ गया सर ठीक है, और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यू कैन बाय दिस नोट्स PDF फॉर्मेट में आप परचेज कर सकते हो 199 रुपीज़ में, ओके। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी तो ये बाय कर सकते हो PDF नोट, जिसकी आप प्रिंट आउट निकाल लेना, ओके, प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। हाउएवर ये एनोटेड फॉर्म में अवेलेबल है ऐप के अंदर, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं, सब कुछ कर पाओगे। इसका प्रिंट आउट निकाल नहीं सकते हो, वैसे भी एनोटेड का कोई प्रिंट आउट निकलवाता नहीं है, इसलिए मैंने डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि ज़रूरत है डाउनलोडिंग करने का तो यू कैन बाई इट एट वेरी नॉमिनल प्राइस, अभी के लिए 199 में, ठीक है। तो और अकाउंट्स वगैरह के लेक्चर चाहिए, इकोनॉमिक्स के चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज मैं तुम लोग के लिए बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, बट तुम लोग के सपोर्ट के बिना यार चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ओके। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 4 में। अब हम लोग का जर्नी स्टार्ट होगा पोस्ट DC के तरफ का। पोस्ट DC मतलब मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ पोस्ट DC,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेकंड पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे अपने। ओके, बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म होगा, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे और फिर फाइनली हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का जो क्लास 12 का करिकुलम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आगे के 2 चैप्टर भी मैंने कवर कर रखे हैं यूट्यूब पे, तो वो तुमको मिल जाएंगे और ये नोट्स मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बाय बाय।